नमस्कार, मैं सैयद जैदी आप सभी लोगों का ज्ञान सागर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि हम बराबर जो है पिछले कई सप्ताह से आपके लिए बाल विकास के अंतर्गत कई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के हाजिर हुए हैं और आपके एग्ज़ाम से संबंधित इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी, जो अब आने वाला एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड होगी और आज की क्लास हमारी मेगा रिवीजन क्लास होगी। तो आज की क्लास जो हमारी है वो मेगा रिवीजन क्लास होगी। आज हम कई सारे चैप्टर्स को एक साथ रिवाइज कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग आपको सिर्फ मेरा जो उद्देश्य है, हमारा मोटो होगा, वो आपको मेन पॉइंट्स पर आपका ध्यान केंद्रित कराना होगा और इसी को ध्यान में रखते हुए आज का जो है हम ये एक काफ़ी इंटरेस्टेड जो है आज का वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप जो है इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और साथ ही साथ इसको बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी चीज़ की स्टार्टिंग में ही सब कुछ नहीं बताया जा सकता है। स्टार्टिंग के साथ जैसे ही हम स्टार्टअप लेंगे आगे आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत सारी इंटरेस्टेड चीज़ें और साथ साथ आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती जाएंगी। इसलिए एक बार में ही हम सारी चीज़ नहीं बता सकते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहेंगे लास्ट तक, ऐसा हमें उम्मीद है। और इसी आशा और उम्मीद के साथ हम बिना समय गंवाए हुए सीरीज़ के साथ में आज चलेंगे और देखेंगे कि मेगा रिवीजन में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे और साथ ही साथ ये आपके एग्ज़ाम के लिए कितना महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, इसको आप देखेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास होगी मेगा रिवीजन क्लास होगी। इस मेगा रिवीजन क्लास को हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाने जा रहे हैं। तो चलेंगे स्टूडेंट्स, आगे की तरफ देखते हैं। स्लाइड में सबसे पहले संवेगात्मक विकास की बात करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे। इस पर हमारा पहले भी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है। तो संवेग क्या है? अंग्रेजी के इमोशंस के बराबर होता है, अर्थात इससे लिया गया है जो लैटिन भाषा के इमोवर से बना है, जिसका अर्थ होता है हलचल या उथल पुथल। बस आपको एग्जाम के लिए ये याद रखना है कि जिसका अर्थ होता है हलचल या उथल पुथल। एग्जाम में अगर इस तरह के शब्द आते हैं तो आप इनके साथ जाएंगे। चलेंगे हम अगली स्लाइड्स की तरफ और देखेंगे संवेगों की प्रमुख परिभाषाएं दी गई हैं। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। मैं इस पर बहुत समय नहीं दूंगा, एक बात बीच में ही इंटरप्ट करके बताना चाहता हूं कि आप ये अपने वीडियो में साफ साफ देख पा रहे होंगे, तो हम चाहेंगे कि आप इनको जो है अपने पास में स्वयं से जब आप वीडियो देख रहे हैं तो नोट कर सकते हैं और ध्यान देंगे। मैं सारी परिभाषाएं नहीं पढ़ पाऊंगा, स्लाइड्स हमारी ज़्यादा हैं। तो रॉस ने जो है संवेग चेतना की वह अवस्था बताया है जिसमें रागात्मक तत्व प्रधान होता है। राग का मतलब होता है कि हम जिसमें एक उन्माद की स्थिति में अर्थात एक सुखवादी स्थिति में हम आ जाते हैं। रागात्मक का मतलब होता है एक प्रकार की सुखवादी स्थिति होती है, हम उसमें चले जाते हैं। तो इस तरह से संवेग हमको किसी न किसी तरह से सुखवादी या दुखवादी दोनों ही कहेंगे। तो जब द्वेष की भावना कहेंगे तो दुखवादी होती है और जब रागात्मक कहते हैं तो सुखवादी होती है। चलेंगे आगे। वुडवर्थ कहते हैं संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वैलेंटाइन कहते हैं कि जब रागात्मक तत्व बढ़ जाते हैं तब संवेग जन्म लेते हैं। जरसील्ड कहते हैं कि किसी प्रकार से आवेग में आने, उत्तेजित हो जाने या भड़क जाने को ही संवेग कहते हैं। इसी तरह से पीटी यंग कहते हैं कि संवेग मनोशारीरिक कारणों से पैदा होता है। चलेंगे आगे की तरफ। आज की क्लास मेगा रिवीजन क्लास है, इसलिए आज हम स्पीड में चल रहे होंगे। ये आप थोड़ा सा अपने से ध्यान देंगे चीज़ों को। अब मैं इसीलिए साइड से हो जाता हूं ताकि आप इसको अच्छे से स्क्रीन को देख सकेंगे। वाटसन का विभाजन इन्होंने दिया है। एल्बर्ट नामक छोटे बच्चे का अध्ययन करके वाटसन ने बताया कि शिशु में भय, क्रोध और स्नेह 3 संवेग होते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एल्बर्ट नामक बच्चे को पर अध्ययन किया था, किसने? तो वाटसन ने। और उन्होंने बताया था कि बच्चे में भय, क्रोध और स्नेह नामक जन्मजात जो है संवेग पाए जाते हैं। बात करेंगे ब्रिजेश का विभाजन। जन्म के समय उत्तेजना, 3 महीने पर आनंद और कष्ट, 6 महीने पर क्रोध, घृणा और भय, 12 महीने पर स्नेह और उल्लास, 18 महीने पर ईर्ष्या और 24 महीने में हर्ष होता है। तो हम बात करेंगे कि मेरी जो पिछली वीडियो आई थी उस वीडियो में हमने आपको इससे संबंधित पूरे 2 साल तक के कौन कौन से संवेग बच्चे में बढ़ रहे होते हैं, एक इस प्रकार से सीधी सीरीज में आपको समझाने की कोशिश की थी। आप वहां से भी समझ चुके होंगे। अब आपका रिवीजन करा रहा हूं मैं। संवेगों के प्रमुख सिद्धांत होते हैं। जेम्स लैंग का सिद्धांत है जिसमें संवेगात्मक व्यवहार संवेगात्मक अनुभव से पहले होता है। संवेगात्मक व्यवहार संवेगात्मक अनुभव से पहले होता है, ये इस सिद्धांत के अनुसार है। अर्थात हम जो क्या करते हैं, व्यवहार पहले करते हैं, उसके बाद अनुभव करते हैं। ठीक है, हम हंस दिए, उसके बाद हंसी की खुशी को महसूस करते हैं। तो इस तरह से इस लाइन का मतलब यहाँ पर ये निकलता है। कैनन बर्ड सिद्धांत के अनुसार इसे संवेग का हाइपोथेमस सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको कहेंगे कि
कल्पनात्मक हाइपोथैलेमस को इस रूप में कहा जाता है, ठीक है, के अनुसार व्यवहार और संवेग एक साथ घटित होते हैं, है ना। सेक्टर सेंगर का सिद्धांत आप ध्यान से देख रहे हैं कि इसमें संवेग द्विकारक सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक, अर्थात जिसके अनुसार संवेग का प्रकटीकरण शारीरिक उत्तेजना तथा संज्ञानात्मक समझ इन दो के साथ होता है। संवेगों का प्रकटीकरण शारीरिक उत्तेजना के साथ होता है और संज्ञानात्मक समझ इन दो तत्वों पर निर्भर करता है। तो आपको इसको ध्यान से समझ के आगे रिवीजन कर लेना है। आज की क्लास या आज का जो हमारा ये वीडियो है, मैं आपको बीच बीच में बताता चलूंगा, जो बाद में जुड़ रहे हैं, कि ये हमारा मेगा रिवीजन वीडियो होगा जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे। तो इस तरह से संवेगों का नियंत्रण की विधियां क्या होती हैं, संवेगों पर नियंत्रण की विधियों पर मैंने इससे पहले का जो हमारा वीडियो है काफ़ी कुछ उसमें हमने आपको डिटेल में सारी चीज़ बताई थी। यहाँ पर जल्दी से बताएंगे, है ना। रेचन विधि होती है, अभिरेचन विधि, इसको इंग्लिश में रिप्रेस्ड कहते हैं, अर्थात दबा देने को कहते हैं। या अरस्तु ने दी मार्गांतरीकरण, जहां पर हम हैं उससे ध्यान हटा देना। बच्चा अगर किसी तरह से, जैसे बच्चा रो रहा है तो उसको कोई खिलौना या किसी तरफ दूसरी तरफ ध्यान दे करके उसका ध्यान भटका देना, इसे मार्गांतरीकरण कहते हैं। ये फ्राइड ने दिया शोधन विधि, है ना। इसमें जो है उसको वाश कर देते हैं, उस अवस्था को, उस व्यवहार को, उस मूड को, और बच्चे को किसी दूसरे मूड में ले जाते हैं। इसी तरह से दमन में बिल्कुल खत्म कर देना, दबा देना, यह भी फ्राइड का ही है, दोनों फ्राइड के हैं। और व्यवसाय अध्याय विधि जो होती है, इसमें क्या होता है ना, अध्य व्यवसाय विधि, इसमें बच्चे को किसी दूसरे कंडीशन में पहुंचाना होता है। हम इस पर डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, आप जो है इसको हमारे उस पुराने वीडियो में, जो कि आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, उसमें आप संवेग को अच्छे से देख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उससे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ना ही हम कोई ज़्यादा लिखने पढ़ने वाली बात करेंगे। सीधे सीधे मुझे आपका केवल रिवीजन कराना है, ध्यान दिलाना है कि इन वर्डों पर, इन चीज़ों पर आप ध्यान दे दें। तो संवेगों की विशेषताएं होती है कि ये व्यापक होता है, स्वाभाविक साथ संवेग बहुत व्यापक भी हो सकते हैं, है ना। स्थानांतरण होता है, इसमें ये ट्रांसफर भी हो जाते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर संवेग भिन्न भिन्न प्रकार से पैदा होते हैं, हर एक व्यक्ति के अलग अलग संवेग उत्पन्न हो सकते हैं। परिवर्तनशीलता, परिवर्तनशीलता का अर्थ है कि इसको परिवर्तित कर देना। यहाँ पर एक मैं वापस 3 नंबर पे फिर जाऊंगा। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि मेरे संवेग 14 से अलग होंगे, इन दूसरे के कोई संवेग बी पर्सन के 14 से अलग होंगे और किसी सी पर्सन के उससे अधिक अलग या कम या ज़्यादा होंगे। यहाँ पर ये मतलब नहीं है। यहाँ है परिस्थितियाँ, अर्थात व्यवहार हम जैसा कर रहे, किसी एक समय में किसी एक व्यक्ति को अगर रोना आ रहा है तो उसी समय में अन्य किसी व्यक्तियों को खुशी भी महसूस हो सकती है। इसलिए संवेग सबके अलग अलग होते हैं। यहाँ पर इसका कहने का तात्पर्य ये है, तो इसे ध्यान देंगे। अनिश्चितता होती है इसमें, है ना। मति भ्रष्टता होती है, अर्थात कंफ्यूजन पैदा होता है। मूल प्रवृत्ति से जन्म लेते हैं, ये पहले भी आपसे बता चुके हैं कि मैकडूगल ने जो 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं उससे ये जन्म लेते हैं, और साथ साथ दुख और सुख की अनुभूति इसमें होती है। चलेंगे अगले की तरफ, सामाजिक विकास की बात करेंगे। सामाजिक विकास पर बहुत कुछ बात कर चुका हूं मैं, आपको पढ़ाया भी है, काफ़ी कुछ आपने समझा होगा। जो स्टूडेंट्स या जो कैंडिडेट्स हमारे साथ इस ऑनलाइन के साथ वीडियो देख रहे हैं और जुड़ रहे हैं, जो हमारे साथ ऑफलाइन क्लास में नहीं रहते हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि सामाजिक करण की प्रक्रिया बच्चे की कहाँ से शुरू होती है। तो कहा जाता है कि माता के चुंबन और पिता के दुलार से शुरू होती है। माता के चुंबन और पिता के दुलार से शुरू होती है। दूसरे अर्थों में कहा जाता है कि बच्चे का सामाजिकरण की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो जब बच्चा अपने घर की दहलीज को पार करता है, अर्थात जैसे ही बाहरी बच्चों के संपर्क में आता है, चाहे खेल कूद से या अन्य क्रियाकलापों से, बच्चे के अंदर सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो एक मनोवैज्ञानिक ने माता के चुंबन और पिता के दुलार, अर्थात बच्चे को जब हम गोद में लेते हैं तभी से उसको चीज़ों को सामाजिकरण की चीज़ें सीखना शुरू कर देता है। और दूसरे मनोवैज्ञानिक ने कहा कि बच्चा जब बाहरी संपर्क में आता है तो उसका सामाजिकरण प्रारंभ होता है। इसी को कहते हैं कि बच्चा जब घर की दहलीज को पार करता है तो सामाजिकरण शुरू होता है। बाकी सोरेनसन कहते हैं कि सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का तात्पर्य है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता में वृद्धि करना। साथ ही साथ रॉस कहते हैं कि सहयोग करने वाले लोगों में हम भावना, ये ध्यान रखना है, इसकी हम भावना का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास और संकल्प सामाजिकरण कहलाता है। जब मैं कहूँ मैं, तो मैं अकेले मैं से, है ना, सामाजिकरण की व्याख्या नहीं हो सकती या उसके बारे में बात नहीं की जा सकती। लेकिन जैसे ही कहते हैं हम एक संयुक्त शब्द हुआ, अर्थात इसमें मैं भी हूं और अन्य भी हैं, दूसरे भी हैं। तो इस तरह से जब हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो सामाजिकरण प्रारंभ हो जाता है। हरलॉग भी कहते हैं कि सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना
होता है। तो चलेंगे अगले की तरफ। इस पर बहुत बातें करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है, आप कुछ जानते हैं, इसके आने वाले प्रश्न आप अच्छे से कर लेंगे। बाकी आपको क्लास में भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाया गया है, इसकी शीट भी दी गई है आपको, आप समझ चुके होंगे। अगले हम स्लाइड पर चलेंगे। शैशवावस्था में शारीरिक विकास की अगर हम बात करें तो काफ़ी कुछ इस पर भी हम बात कर चुके हैं, इस पर थोड़ा सा बस ध्यान देंगे। प्रथम माह में बच्चा क्या सीख रहा होता है, दूसरे माह में, तीसरे माह में, मैंने आपको इसके संदर्भ में आप स्लाइड को आप चाहें तो अपना देख सकते हैं अपने बाद में भी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको 15 महीने तक सारी चीज़ें बताई, 1 बाय 1 के पहले महीने में बच्चा क्या करता है, दूसरे महीने में क्या करता है, तीसरे महीने में क्या। पहले महीने में जैसे आपको फॉर एग्जांपल बताया कि बच्चा ठोड़ी उठाना शुरू करता है लेकिन पेट के बल लेट करके, ठीक है। इस तरह से जो है दूसरे महीने में बच्चा छाती उठाना शुरू करता है परंतु पेट के बल लेट करके। तीसरे महीने में बच्चा जो है सिर उठाना शुरू करता है लेकिन पीठ के बल लेट करके। तो इस तरह से 5वें महीने में बिना सहारे के बैठने लगता है। तो क्षमा चाहेंगे, 5वें महीने में बच्चा सहारे के साथ बैठना शुरू करता था, तो 7वें महीने में बच्चा बिना सहारे के कुर्सी पर आराम से बैठ लेता है। तो इस तरह से बढ़ते हुए हम आगे चलते हैं और 15वें महीने पर जब पहुंचते हैं तो इसमें बच्चा स्वतंत्र रूप से चलना शुरू कर देता है बिना किसी सहारे के। तो शारीरिक विकास के अंतर्गत इस तरह की तमाम चीजें होती हैं। यहाँ पर थोड़े से देख रहे हैं, प्रथम माह में शिशु किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं करता, केवल रुदन नेत्रों की गति दिखाई देती है, वह तीव्र प्रकाश और ध्वनि के फलस्वरूप प्रक्रिया करता है। दूसरे माह में वह किसी की आवाज को सुनकर सिर घुमाने लगता है और दूसरों को देख करके मुस्कुराता है। तीसरे माह में जब उससे कोई बात नहीं करता या ताली बजाता है, तब यहाँ पर नहीं शब्द नहीं आएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक्स है। तीसरे महीने में जब उससे कोई बात करता है या ताली बजाता है तो वो रोते रोते चुप हो जाता है और अपनी माँ को पहचानने लगता है। इस तरह की क्रियाकलाप बच्चे करना शुरू कर देते हैं। इसका और भी बातें हैं जो हम कहेंगे चौथे माह में, 5वें माह में, 6ठे माह में। हमने आपको बताया था, आप देख लें इसको, क्योंकि हमें आज की क्लास में बात बहुत कुछ करनी है तो इस पर ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। बस इतना देखना है कि वो बोलने से मुस्कुराता है और खेलने में हंसता है। 5वें माह में क्या करता है, प्रेम और क्रोध और डांटने के व्यवहार को समझने लग जाता है। 6ठे माह में क्या होता है कि परिचित अपरिचित व्यक्ति में अंतर करने लगता है, अपनी माँ को, अपनी दादी को, अपनी मौसी को, अपने चाचा को, है ना, और बाहरी जो लोग होते हैं उनको, भाई बहनों को पहचानना शुरू कर देता है। शिशु बड़े के प्रति प्रायः कुछ आक्रामक प्रकार का व्यवहार भी करने लगता है और वो बड़ों के बाल खींचना, कपड़े, चश्मा, घड़ी इत्यादि खींचने की क्रिया भी करना शुरू कर देता है। चलेंगे अगली स्लाइड की तरफ और है कि 9वें माह में बच्चा क्या करता है, शिशु दूसरों के शब्दों, हाव भाव, कार्यों अनुकरण करने की प्रयास को करने लग जाता है। एक चीज होती है अनुकरण और दूसरा होता है अनुसरण, ठीक है। एक कॉपी करना और दूसरा उसी पर क्रिया व्यक्त करना। तो अनुकरण और अनुसरण शब्द अगर आ जाएं तो इनको समझ लीजिएगा, क्लास में हमने आपको काफी अच्छे से समझाया है। 1 वर्ष की आयु में शिशु घर के सदस्यों से हिलमिल जाता है, किसी अनुचित काम को करने पर बड़ों के मना करने पर वो मान भी जाता है और अपरिचितों के प्रति अपना भय और नापसंदगी भी दर्शाता है। 2 वर्ष की आयु में शिशु घर के सदस्यों उनके कार्यों में सहयोग देने लगता है। इस प्रकार की क्रियाओं से वह परिवार के एक सक्रिय सदस्य के रूप में अपना स्थान स्थापित कर लेता है। तो यहाँ पर शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास की बात भी बच्चे के साथ में यहाँ की जा रही है, इसको आप ध्यान देंगे। आगे बढ़ेंगे। 3 वर्ष की आयु में पास पड़ोस के अन्य शिशु बालकों के साथ तरह तरह के खेल खेलने लगता है, खिलौनों के आदान प्रदान करने लगता है, विभिन्न कार्यों में परस्पर सहयोग के साथ दूसरों व अन्य बालकों से संपर्क बनाता है और उनसे सहयोग करके सामाजिक संबंध स्थापित करता है। तो ये जो हमारी स्लाइड चल रही है ये सामाजिक के साथ साथ शारीरिक और या शारीरिक के साथ साथ सामाजिक संबंधों की बात भी या उसके विकास की बात भी की जा रही है। 4थे वर्ष के दौरान शिशु प्रायः नर्सरी विद्यालय में जाने लगता है, जहां पर वह नए नए व्यक्तियों तथा बालकों से मिलता है और उनके साथ सामाजिक संबंध बनाता है। इस अवधि में वह अपने नर्सरी विद्यालय के नए सामाजिक वातावरण में स्वयं को समायोजित यानी एडजस्टमेंट करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से बच्चा यहाँ पर इन चीजों को करता है। चलेंगे अगली स्लाइड्स की तरफ और यह होगा हमारा 5वां वर्ष। 5वें वर्ष में शिशु में नैतिकता की भावना का विकास होने लगता है। वह जिस समूह का सदस्य होता है उसके द्वारा स्वीकृत प्रतिमान यानी जो बातें होती हैं उनको, है ना, मानक, सिंबल्स इत्यादि के अनुरूप अपने को बनाने का प्रयास करता है। और 6ठे वर्ष में शिशु प्राथमिक विद्यालय में जाने लगता है, जहां पर वह अपने नए दोस्त बनाना शुरू कर देता है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये सारी चीजें एक यूनिवर्सल हैं, सार्वभौमिक हैं। केवल आपके घर में आप कहेंगे मेरे घर में तो बच्चा 4 वर्ष में ही ये सारे कार्य कर लेता है, कोई अन्य व्यक्ति कहे कि मेरे घर में तो बच्चा जो है 4.5 वर्ष में, 5 वर्ष में इस काम को कर लेता है, या जो 3 वर्ष का काम है वो 2 वर्ष में ही पूरा कर लेता है। तो ये कभी कभी ऐसा होता है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, इस चीज को ध्यान में
रखेंगे। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। ये यूनिवर्सल बात होती है, ये सार्वभौमिक होती है और औसत इस पर शोध करके निकाला जाता है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे भाषा पर। भाषा पर भी मेरा एक वीडियो आपको पहले आ चुका है, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। ज्ञान सागर जैद में आप देखेंगे CDP बाई जैदी सर, ज्ञान सागर में आप जब जाएंगे और बाई जैदी सर आप देखेंगे CDP डाल करके, तो आपको मेरे वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको भाषा पर पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो इस पर भी हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बस भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है ये ध्यान देने की है। हमने कल भी इस पर क्लास में डिस्कशन किया था। स्वनिम है जिसमें था, फा, चा, है ना, या यहाँ पर पा, फा, मा, इस तरह के शब्द बच्चे ध्वनियां निकालता है। भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई क्या होती है? रूपिम होती है। रूपिम का मतलब होता है कि एकदम जो जो लिखा है वही बात यहाँ पर साफ साफ कही जा रही है। सबसे छोटी सार्थक इकाई रूपिम कहलाती है, जिसमें बच्चा कुछ अपने सार्थक होता है लेकिन साथ साथ क्या करता है कि यहाँ पर वो ध्वनियों को आसानी से बोल लेता है, पूरी तरह से बात कर लेता है। इसी तरह से रिबिल ने बच्चों, ये रिबिल एक मनोवैज्ञानिक का नाम है, ने बच्चों के रुदन को आपातकालीन श्वसन भी माना है। यानी कि इमरजेंसी में जब बच्चे इस तरीके रोते हैं तो अर्थात वो सांस की क्रिया भी कर रहे होते हैं, अर्थात अपने आप को जीवित रखते हैं। भाषा विकास की दृष्टि से प्रारंभिक बचपन सबसे संवेदनशील अवस्था है, बिल्कुल सीधी सी बात है। और बच्चे को जैसी भी भाषा सिखाई जाएगी वो उसके जन्म स्थान से संबंधित होती है। प्रारंभिक भाषा बच्चे की हमेशा जन्म स्थान से संबंधित होती है। ये आपका एक क्वेश्चन है, इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बच्चा जहां जन्म लेता है बच्चा वही भाषा सीखता है। हकलाना और तुतलाना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि भाषा का विकार या भाषा का दोष है। ये बीमारी नहीं है, ये बच्चे का क्या होता है? भाषा दोष है। अगर हम चाहें तो इसको दूर कर सकते हैं विभिन्न प्रयोगों के द्वारा। जैसे हकलाने को संवर्धित वाक द्वारा छुड़वाया जा सकता है। ध्यान देने की बात है, हकलाने को संवर्धित वाक द्वारा छुड़वाया जा सकता है। बालक में शुरुआती शब्द कैसे होते हैं? तो विशेषण युक्त होते हैं। बालक के शुरुआती शब्द कैसे होते हैं? विशेषण युक्त होते हैं। आप जानते हैं विशेषण किसे कहते हैं? ये ग्रामर का पार्ट है जिसमें कि किसी बात की विशेषता बताई जाती है, उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर जो है बच्चे जब भी कोई शब्द बोलते हैं तो उसमें अधिकांशतः या तो प्रश्नवाचक चीज़ें होती हैं या उसकी विशेषता की बात की जा रही होती है। बच्चा उसकी विशेषता को बोलने के बाद शब्द को बोलता है। बालक की शुरुआती भाषा कैसी होती है? अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम के लिए रुदन होती है, उसका रोना होता है, क्रदन करना भी लिखा होगा, रुदन करना होगा। रोना और चिल्लाना, बड़बड़ाना तथा हाव भाव से शुरू होती है। साथ ही साथ 2 वर्ष में बालक लगभग 2 शब्दों के 50 वाक्य बोल सकता है या बोल लेता है। बाकी मैंने आपको इसके लिए स्मिथ, है ना, और शिरोर, इनके जो है और अन्य मनोवैज्ञानिकों के मैंने आपको डिटेल्स बताई हैं कि किसने कितना बताया, जिसमें स्मिथ को आप अच्छे से पढ़ भी लेंगे। आपको मैंने पिछला जो हमारा वीडियो है उसमें भी मैंने क्लासीफाई करके आपको बताया है कि स्मिथ ने किस अवस्था में कितने शब्द बच्चों के पास होते हैं, इसके बारे में बताया है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर कहा जाए तो जन्म के से लेकर 10 महीने तक बच्चे के पास कोई शब्द नहीं होते, 0 होता है। लेकिन 10वें महीने में, अभी जो इससे पीछे हम गए थे स्वालिन की मामले में, उसमें बच्चे के पास में क्या होता है? मा, पा, दा, फा, पा, चा जैसे ध्वनियाँ यानी निकालना शुरू करता है, यही उसके पास में शब्द होते हैं। तो इस तरह से बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है और उसके पास 15 महीने में बच्चे के पास 19 शब्द होते हैं। 5 वर्ष में बच्चे के पास 2072 शब्द होते हैं। ऐसे चलते जाएंगे और शब्दों की संख्या बढ़ जाती है। चलेंगे अगले की तरफ, भाषा विकास के सिद्धांत को। चॉम्स्की का सिद्धांत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बहुत बार वेरी लगा दिया मैंने, आप समझ लीजिए कि चॉम्स्की का सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बराबर पूछा जाता है, इसे आप ध्यान देंगे। भाषा की क्षमता जन्मजात होती है, ये चॉम्स्की कहते हैं। भाषा की क्षमता कैसी होती है? जन्मजात होती है। बच्चा जन्म से ही ये लेकर के स्वर यंत्र लेकर पैदा होता है, और स्वर यंत्र लेकर पैदा होता है तो उसके अंदर जन्मजात ये क्षमता होती है। भाषा को ग्रहण करने के लिए हमारे पास भाषा ग्रहणक यंत्र यानी LAD होता है, जो हमारे पास होता है, जिसे अभी मैंने कहा स्वर यंत्र होता है नहीं, अर्थात लैंग्वेज एडॉप्टेड डिवाइस होती है, जो हमारे शरीर के अंदर होती है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि के रूप में इसको बोला जाता है। दुनिया की किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमारे पास सार्वभौमिक व्याकरण संरचना यानी UGS होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने बोला इनको ध्यान दीजिएगा। चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार एग्जाम में ये क्वेश्चंस के रूप में बराबर बना रहता है, पूछा जाता है। तो इस तरह से दुनिया की कोई भी XYZ, हम किसी भी भाषा को, जो बहुत कठिन हो या बहुत सरल हो, किसी भी भाषा को हम सीख रहे हैं तो हमारे पास में सार्वभौमिक व्याकरण संरचना UGC, यूनिवर्सल ग्रामर स्ट्रक्चर, यूनिवर्सल ग्रामर स्ट्रक्चर या जनरेटिव ग्रामर
होती है, जो हम ग्रामर को जनरेट करते हैं जिसके माध्यम से, अर्थात ग्रामर क्या है, नियम इत्यादि होते हैं जिनके माध्यम से हम किसी भाषा को सीखते हैं। तो ये इसके द्वारा होता है। ये चॉम्स्की बता रहे हैं। सभी बच्चे 1.5 से 2 वर्ष में बोलने लग जाते हैं, इनको ध्यान रखना है। अगली स्लाइड की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट स्लाइड होगी स्किनर का सिद्धांत। इसमें क्या कहता है भाषा के संदर्भ में? इस सिद्धांत को भाषा का वातावरणीय क्रिया प्रसूत अनुकरण सबलीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सीखने के सिद्धांत के संबंध में भी स्किनर के सिद्धांत हैं, और सीखने के साथ साथ भाषा के अंतर्गत भी भाषा भी सीखी जाती है। तो भाषा के सिद्धांत के अंतर्गत ये माने जाते हैं, वातावरण से सीखता है बच्चा, क्रिया करके सीखता है बच्चा, अनुकरण करके सीखता है, और इस तरह से बच्चा सीखता है। तो 3 मुख्य बातें हैं इसमें, 3 चरण हैं। पहला अनुकरण, माता पिता द्वारा शब्दों को बोलने से बच्चा अनुकरण करता है या माता पिता बार बार उसको दोहराते हैं। सहचर्य, साथ में रहने से, इस पर जो है वाइगोट्स्की का सिद्धांत आया है। वाइगोट्स्की का सिद्धांत है और शब्द और वस्तु को आपस में जोड़ना, और सहचर्य का मतलब है बड़ों के संपर्क में रहना। तो मुख्य रूप से वाइगोट्स्की ने बड़ों के संपर्क में रहने पर बच्चा भाषा सीखता है और संज्ञानात्मक विकास करता है। सबलीकरण, माता पिता सिर्फ सही सहचर को बढ़ावा देते हैं, अर्थात सही उच्चारण को बढ़ावा देते हैं। बच्चा निरर्थक और ऐसे शब्द बोलता है, लेकिन क्या करते हैं माता पिता और बड़ों का और शिक्षकों का काम है बच्चों को देना। तो इस तरह से स्किनर के सिद्धांत में ये अनुकरण का सिद्धांत, ठीक, तो अनुकरण का सिद्धांत और इसके साथ साथ साक्षर का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत इसके अंतर्गत आता है। चलेंगे अगली स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड होगी हमारी भाषा की सापेक्षता का सिद्धांत। तो भाषा की सापेक्षता के अंतर्गत हम बात करेंगे, थोड़ा सा स्टूडेंट तो टच हो जाता है, टेक्निकल चीज़ें हैं, आप समझते हैं इन चीज़ों को। तो चलते हैं हम वापस अपने जो बात कर रहे थे इसकी तरफ। आज की जो हमारा वीडियो होगा, आज की जो बातचीत होगी हमारी, वो किस पर हो रही है कि हम आज मेगा रिवीजन क्लास के रूप में आपके सामने मौजूद है। तो भाषा का सापेक्षता का सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत ली वोल्फ, ध्यान रखना आपको इसका नाम, ली वोल्फ ने दिया है, जिसका मानना है कि भाषा वस्तु सापेक्ष होती है, अर्थात जैसे भाषा की वस्तु होगी उसी के अनुरूप बच्चा चीज़ों को सीखता है। जिस भाषा में जो वस्तु दिखाई देती है या बताई जाती है वहाँ इसके कई नाम होते हैं, लेकिन जहाँ वस्तु नहीं होती है वहाँ 1 या 2 या कोई नाम नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में चाइना का एक भोजन है जिसका नाम है चाउमीन, तो चाउमीन की कोई भी दूसरी शब्द नहीं है, इसलिए बच्चा वही सीखेगा, हर जगह चाउमीन ही बोला जाएगा। इसी तरह से भाषा का परिपक्वता का सिद्धांत, जैसे कि क्रिकेट को लेकर के एक है कि क्रिकेट है, स्टेशन है, ये कुछ ऐसे शब्द है जिनके की लाइन टेन है ना, जिनका कि कोई सीधा नाम नहीं होता। अब हम अपने लोकल लैंग्वेज में इसको कुछ भी कह सकते हैं। हमारे भारतीय परिवेश में जो कि ये एक उपहास स्वरूप होगा, ये भाषा के अंतर्गत नहीं है कि आपका सर क्रिकेट का नाम है लोह पट्टम गोल गट्टम धय धनादन, ये नहीं होता, ये तो हमारा अपना बनाया हुआ, ये भाषा के स्वरूप में नहीं है ना। इसी तरह से जो है अन्य चीज़ों की बात अगर हम करें तो स्टेशन को कहेंगे भक भक अड्डा। तो ये ऐसा, अब जब शब्द कभी भी किसी भाषा के का स्वरूप कब ले लेता है या डिक्शनरी का भाग कब बन जाता है, जब वो वर्षों से उसको एक समाज का बड़ा तबका प्रयोग कर रहा होता है, 30 से 35 साल या कभी कभी 50 साल तक उस शब्द का इस्तेमाल उसी रूप में हो रहा होता है, तो वो उस भाषा का अंग बन जाता है, भले वो उस भाषा में ना आया हो। तो ये अलग है। जैसे लाइन टेन मैंने बोला, तो लाइन टेन लर्न टेन होता है, लर्न टेन को कर दिया घुमाते घुमाते गलत करते हुए लाइन टेन, और आज भी लाल टेन कहते हैं। लाल माने तो कलर होता है, टेन का क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पर ये इंग्लिश से अंग्रेजी से आया हुआ शब्द है। तो भाषा अधिकांशतः इस स्वरूप में होती है, जिसे सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। इस पर कभी और हम बात करेंगे, आज इतना समय नहीं है कि हम इसमें डिटेल पर बात कर सकें। भाषा की परिपक्वता का सिद्धांत, यह सिद्धांत विज्ञान की श्रेणी से आता है, जिसका मानना है कि भाषा विकास तभी संभव है जब बालक के भाषा प्रयोग में शामिल अंग जैसे वाक्य यंत्र आदि परिपक्व हो जाए, मजबूत हो जाए। बच्चा जब छोटा होता है तो उसके वाक्य यंत्र अपरिपक्व होते हैं। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, खास करके बाल्यावस्था में आता है, बाल्यावस्था में बच्चे की भाषा का विकास
बहुत तेजी से होता है, और जो भाषा का विकास बाल्यावस्था में हो जाएगा उसी पर उसके भविष्य का निर्माण भी निर्भर करता है। तो इस तरह से ये परिपक्वता पर निर्भर करता है। चलेंगे अगले की तरफ, सृजनात्मक विकास की बात करेंगे। ये कोई नई वस्तु बनाना या कोई नया विचार देना सृजनात्मकता कहलाता है। अब हम भाषा से बाहर आकर के सृजनात्मकता क्रिएटिविटी की तरफ चलेंगे, क्रिएट करने की तरफ देखेंगे कि बच्चा किन किन चीज़ों को क्रिएट कर लेता है, अपने से चीज़ों को बना लेता है। तो ध्यान देखना है कि कोई नई वस्तु बनाना या कोई नया विचार देना सृजनात्मकता कहलाती है। और इस किसी नए विचार के ऊपर कोई कार्य करना या उस नए विचार के माध्यम से किसी को कुछ सिखाना नवाचार या इनोवेशंस कहलाता है। तो इस तरह से बात करेंगे। यहाँ पर परिभाषाएं दी गई हैं कुरो एवं कुरो की, कि सृजनात्मकता मौलिकता परिणामों को व्यक्त करने की एक मानसिक क्रिया है। तो सृजनात्मकता क्या होता है? मौलिकता, ओरिजिनलिटी जो होती है, उसके रिजल्ट होते हैं, उसके परिणाम होते हैं, उसी को व्यक्त करने की मानसिक क्रिया को हम सृजनात्मकता कहते हैं। इसमें मूल रूप से ध्यान रखना है कि सृजनात्मकता में मौलिकता का गुण होना चाहिए। सृजनात्मकता में मौलिकता का गुण होना चाहिए, इसे आप अच्छे से याद रखें। जेम्स ड्रेबर के अनुसार सृजनशील वो है वह मानवीय योग्यता है जिससे नवीन रचना या नवीन विचारों का जन्म होता है। बार बार कहेंगे कि केवल रचना नहीं करनी है, विचार भी आने, लेकिन अगर उन विचारों के माध्यम से कोई आविष्कार करते हैं, कुछ नया पैदा करते हैं, तो वो सृजनशीलता है। और उन्हीं विचारों के माध्यम से अगर हम किसी को कोई क्रियाकलाप सिखा रहे होते हैं तो वह नवाचार और इनोवेशन होता है। इनोवेशन या नवाचार भी अपने आप में एक नया आइडिया या विचार होता है, जो पहले से मौजूद तथ्य जो होते हैं, पहले से मौजूद जो तथ्य होते हैं, उन्हीं पर अपने नई क्रियाओं को जोड़ना या नए विचारों को जोड़कर उसको नए स्वरूप में प्रस्तुत करना, न्यू फ्लेवर में लाना ही अपने आप में इनोवेटिव आइडिया या नया विचार कहलाता है। नवाचार कहते हैं इसको। रूस की जगह पर यहाँ रूसो होंगे, ठीक है, रूस नहीं है, रूस तो एक देश का नाम है। रूसो सृजनात्मक एक मौलिक क्रिया है जो किसी भी प्रकार के कार्य में हो सकती है। चलेंगे अगली स्लाइड्स की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड्स है डी हॉर्न की और हेम्बिंग्स की, कोल और ब्रूस की। ये आप देख चुके होंगे, आपके उसमें के वीडियो में आपको स्पष्ट नजर आ रही होगी। हम आगे बढ़ेंगे, समय कम है, तो चलेंगे सृजनात्मकता के तत्व की तरफ। सृजनात्मकता में धारा प्रवाह होना चाहिए। जब भी कोई बात हो तो वो फ्लो हो रही हो, चीजें आगे की तरफ जा रही हो। धारा प्रवाह का मतलब बोलने की बात धारा प्रवाह नहीं है, क्रिया जो है वो धारा प्रवाह होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए कि अगर उसको मैं कुछ अमेंडमेंट करना है, कुछ बदलाव करना है किसी चीज का, तो वो भी आसानी से किया जा सकता है। मौलिकता सृजनात्मकता का तत्व है कि उसमें ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, अभी मैंने आपको बताया कि इसका गुण होना चाहिए। और विस्तारण या व्याख्या, इसके बारे में डिटेल भी होनी चाहिए जिससे कि इसको समझाया जा सके, दूसरे इसको समझ सकें। चलेंगे अगली की तरफ, और नेक्स्ट होगा हमारा सृजनात्मकता के चरण। सृजनात्मकता के कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण बताए गए। किसके द्वारा? ग्राहम वाल्स के द्वारा, यानी ग्राहम वेल्स के ने सृजनात्मकता के 4 चरण 4 स्टेप्स बताएं। कौन कौन से? आयोजन या तैयारी, जब भी हम कोई नई बात या नया विचार होता है हमारे मस्तिष्क में या कोई नया कार्य कर रहे होते हैं तो आयोजन उसका पहले है ना, यानी कि कहेंगे इसको आयोजन और तैयारी को कहेंगे कि जो थांडाई के शब्दों में कह दें तो तत्परता और तैयारी का नियम की जो बात है वो यहाँ पर लागू हो रही है ना। इसके बाद है उद्र भवन या सुप्तावस्था, अर्थात ऐसे सुप्तावस्था को जब हम बाल विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत पढ़ते हैं तो यहाँ पर धीमापन है, अर्थात किसी चीज में नीरसता लाना या धीमापन होने से सुप्तावस्था होती है, उर्ध्व भवन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि सृजनात्मकता के इसको एकदम से तेजी से ना कह दिए, बल्कि आराम से व्याख्यात्मक रूप में इस चीजों को जो किसी ने सृजन किया है उसके बारे में ढंग से बताया या समझाना है ना। इसके अलावा उद्भाषण या प्रकाशन, ये एक तरह से थीसिस है, अर्थात उसका पब्लिकेशन करें। जब भी कोई सृजनात्मकता की जाती है, कोई नया काम क्रिएटिविटी के रूप में किया जाता है तो उसके बारे में डिटेल में लिख करके भी बताना होता है, अर्थात उसका प्रकाशन करना होता है, उससे संबंध में है। सत्यापन एवं मूल्यांकन, उसको प्रूफ करना कि वास्तव में वो सृजन है कि नहीं, किसी के द्वारा दिए गए विचारों से कहीं कॉपी तो नहीं किया गया है या उसके किए गए कार्य को ही तो नहीं रख दिया गया है। तो इस तरह से उसका सत्यापन और मूल्यांकन भी जरूरी होता है। बात करेंगे आगे चलेंगे और यहाँ पर बात करेंगे सृजनात्मकता के स्तर की। तो ये आपके सृजनात्मक के 5 स्तर बताए गए हैं। अभिव्यक्तात्मक सृजनात्मकता, उत्पादक यानी अभिव्यक्त करके उसको बता करके, दूसरा उत्पादक कोई प्रोडक्ट आदि बना करके, अन्वेषण कोई खोज आदि करके, नवाचारी अभी आपको बताया कोई नए तरह से पहले की बात को एक अलग ढंग से बता करके, और उद्यतात्मकता का मतलब है कि उसको किसी
इंडस्ट्रीज रूप में जो है उसका प्रोडक्शन करके। तो इस तरह से सृजनात्मकता के ये स्तर होते हैं जिसमें कि इसको देखा जाता है, कहा जाएगा। आपको एग्जाम के लिए इनको याद रखना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो संख्या 5 याद रखेंगे। सृजनात्मकता के 5 स्तर होते हैं। किसने बताए? तो टेलर ने बताए हैं। ठीक है, चलेंगे अगले की तरफ, क्योंकि आज हम रिवीजन करा रहे हैं। पहले इन पर काफ़ी चर्चाएं हो चुकी हैं, बातचीत कर चुके हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर हम क्लास में भी बता चुके हैं आपको और ऐसे भी। तो इसलिए इसमें हम आज ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। हमने जैसे बताया, हम आज की क्लास को लेकर के आए हैं आपको मेगा रिवीजन क्लास के रूप में, इसलिए हमें कई चीज़ों का रिवीजन करना है। सृजनात्मकता के प्रमुख सिद्धांत की बात करें तो सूझ का सिद्धांत है, जो गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत कहलाता है ना। प्राथमिक प्रमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत है। इसमें है कि मस्तिष्क के 2 भाग प्रमुख होते हैं, है ना, जिसमें सृजनात्मक व्यक्ति का एक दायां गोलार्ध प्रबल होता है, जबकि तार्किक व्यक्तियों का बायां गोलार्ध। हमारा मस्तिष्क जो होता है, हमने पिछले वीडियो में बुद्धि जब बताया तो दिखाया भी था आपको कि हमारे उसमें 2 पार्ट होते हैं ऐसे करके, एक इधर का और एक इधर का। तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर गोलार्ध सिद्धांत कहते हैं इसको, और ये प्रमस्तिष्क का यानी मस्तिष्क के गोलार्ध सिद्धांत, जिसमें दायां गोलार्ध ज़्यादातर नई चीज़ों को बनाने और खोजने की तरफ ध्यान देता है। तो तार्किक व्यक्ति जो होते हैं उनका सिद्धांत जो होता है वो यानी भाग जो होता है वो बायां होता है। चलेंगे अगले की तरफ और नेक्स्ट में प्रमुख बिंदु की बात करेंगे। टॉरेंसन ने सृजनात्मक बालकों के 84 गुण बताएं। इसको याद रखना आपका काम है। किसने बताए? टॉरेंस ने जो है सृजनात्मक बालकों के 84 गुण बताएं। 1 2 नहीं, 84। अब इसकी व्याख्या आज नहीं की जा सकती है, ये सब अलग अलग टाइम पर पढ़ाए जाने वाले हैं। आज का तो सिर्फ रिवीजन है। सृजनात्मकता की ब्रेन स्टॉर्मिंग या मस्तिष्क उद्वेलन की विधि के जनक ऑसबॉर्न है। ब्रेन स्टॉर्मिंग और मस्तिष्क उद्वेलन यानी कि इसको हम बुद्धिशीलता भी कहते हैं। ये बुद्धिशीलता का काम मैंने आपको इसके बारे में भी बुद्धि वाले में टॉपिक में पढ़ाया था, बताया, क्लास में भी बताया था। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है? ब्रेन स्टॉर्मिंग को शॉर्ट में समझिए कि किसी एक व्यक्ति को जब उससे कोई सार्थक उत्तर लेना होता है तब हम क्या, या जैसे कि मौलिकता की बात की जाती है तो कई सारे प्रश्न उसके सामने रख दिए जाते हैं जिससे कि वो उद्वेलित हो जाता है, उत्तेजित अवस्था में आता है। लेकिन यहाँ उत्तेजित होना, उद्वेलित होना, गुस्से में आना नहीं होता है, बल्कि कई सारे प्रश्नों के बीच में से कोई सार्थक उत्तर निकाल करके आंसर पर पहुंचना होता है। इसका प्रमुख भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? अभिसारी और अपसारी के रूप में जाना जाता है। अर्थात इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के रूप में ये होता है। तो इस तरह से गिलफोर्ड और टॉरेंसन ने सृजनात्मकता में निम्नलिखित 4 परीक्षण बताए। टीन के डिब्बों का परीक्षण अब ये उन्होंने किया था, उत्पाद सुधार परीक्षण, वृत्त परीक्षण और चित्र निर्माण परीक्षण। ये परीक्षण अलग अलग समझाए जाते हैं, आज इस पर हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। आपको केवल याद रखना है कि गिलफोर्ड और टॉरेंसन ने सृजनात्मकता के 4 परीक्षण बताए। वो परीक्षण कौन कौन से हैं? टीन के डिब्बे का परीक्षण, उत्पाद सुधार परीक्षण, वृत्त परीक्षण, चित्र निर्माण परीक्षण। और ये सभी परीक्षण किससे संबंधित हैं? तो सृजनात्मकता से संबंधित हैं। चलेंगे अगली स्लाइड की तरफ। इसके अलावा भारत के वी के पासी तथा बाकर मेहदी ने सृजनात्मक परीक्षण बनाए हैं और इसमें क्रमशः 6 और 4 परीक्षण आते हैं। इस लाइन को आपको याद रखना है कि भारत के वी के पासी और बाकर मेहदी ने सृजनात्मक परीक्षण के रूप में 4 और 6 परीक्षण आते हैं। वी के पासी के 6, बाकर मेहदी के 4। चलेंगे अगले की तरफ और मनोविज्ञान के इतिहास की बात करेंगे। इस पर आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया होगा, इसलिए इस पर हम विस्तार में या कोई भी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। आपको पता है कि मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी के साइकोलॉजी से बना है, जिसका अर्थ जो 2 शब्दों से बनता है, साइको और लॉजी, जिसका अर्थ होता है आत्मा और मन का विज्ञान। तो इस तरह से जो है मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान था। फिर इसने ये जो है बाद में क्या हुआ, इसने अपने आप को जो है मन का विज्ञान बनाया। फिर यहाँ से ये चेतना का विज्ञान बना और वर्तमान में ये व्यवहार का विज्ञान है। हम ऐसा इसको पढ़ते चले आए, समझ रहे हैं, ठीक है। इस मनोविज्ञान के इतिहास को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। किस 4 भागों में बांटा गया है? तो सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, जिस पर हमने बात करी, ठीक है। बस यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे कि इसमें आते कौन कौन है? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्डे, यूनानी दार्शनिक आते हैं, इनको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। मन का विज्ञान 16वीं शताब्दी में पैम्पोलॉजी ने, है ना, ने पहली बार इसको बताया और बताया कि ये मन का विज्ञान है। 19वीं शताब्दी तक इनकी ये बात चली। फिर चेतना का विज्ञान वुंट, विलियम जेम्स और मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आते हैं और 20वीं शताब्दी में के शुरुआत तक इनकी बात चली। व्यवहार का विज्ञान जो 20वीं शताब्दी में वाटसन ने इस पर ध्यान दिया और आज तक चल रही है।
चलेंगे अगले की तरफ और नेक्स्ट होगा मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं। मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं हैं, आपने पढ़ी भी होंगी। बोरेन के अनुसार है, जिमफोर्ड के अनुसार है, मॉर्गन के अनुसार है, वुडवर्थ ने बिल्कुल सही कहा है। तो क्या सही कहा है भाई देख लेते हैं। मनोविज्ञान ने पहले अपने आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर अंत में चेतना को त्यागा और आजकल वो व्यवहार का विज्ञान बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, आता रहता है। हिलगार्ड और एटकिंसन के अनुसार, वाटसन के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार, मैकडूगल के अनुसार, सब अपना अपना कह रहे हैं। मनोविज्ञान बहुत सारे इसमें है। एक मुझे इस पर एक इतने और आ गए, मुझे एक डेफिनेशन याद आ गई, लेकिन इससे हटकर किसी दूसरे विषय की है, लेकिन मुझे लगता है कि इस विषय पर भी वो सार्थक सिद्ध होगी। अर्थशास्त्र के संबंध में एक बात कही जाती है कि अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से अपना गला घोंट लिया है। एडम स्मिथ की परिभाषा है, अर्थशास्त्र के पितामह या जनक कहे जाते हैं। उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से अपना गला घोंट लिया है ना। यह कहा जाता है कि जहां पर 4 या 6 अर्थशास्त्री होते हैं वहां 7 मत होते हैं। तो इसी तरह की बात मनोविज्ञान में भी कही जाती है। मनोविज्ञान में ओवरऑल बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, तो हम सबकी परिभाषाएं आज नहीं पढ़ सकते, ना समझ पाएंगे या याद रख पाएंगे। चलेंगे अगले की तरफ। और शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास क्या है। बात मनोविज्ञान के बाद आती है शिक्षा मनोविज्ञान की, तो हमें इसको ध्यान रखना है कि रूसो को पहला शिक्षा मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। याद रखिएगा, रूसो को पहला शिक्षा मनोवैज्ञानिक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने जो एमिल नामक बुक लिखी थी जिसमें एक काल्पनिक बालक की चर्चा की है और उसके बाद उस पर काफ़ी प्रयोग किया है। इसीलिए रूसो एक प्रकृतिवादी है और उसने प्रकृति यानी कि नेचुरल तरीके से बच्चों के ग्रोथ की बात की है। तो आगे बढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास में आगे हैं हल ने अपनी बात कही 1889 ईस्वी में। वर्ष 1900 में जो है इस पर शुरुआत में काम करना शुरू किया गया और इसका पूरा काफ़ी इतिहास है। चलेंगे अगले की तरफ। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं हैं, ये आप देख लें एक बार ढंग से, आप इसको समझ रहे होंगे। क्लासनिक की परिभाषा है, क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, स्किनर की परिभाषा है, ट्रो के अनुसार है, स्टीफन के अनुसार है। अगले की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट होगा हमारा, है ना, ये भी इसी से संबंधित है। तो ये सब आपने पढ़ा होगा, आपके पास काफ़ी मैटर होगा इस पर। हम चलेंगे आगे की तरफ। मनोविज्ञान के संप्रदाय की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको क्लास में काफ़ी डिस्कशन नहीं हो पाया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। मनोविज्ञान के संप्रदाय से हमारा तात्पर्य उन विचारधाराओं से है जिन्होंने समय समय पर मनोविज्ञान को प्रभावित किया, जिनमें से प्रमुख विचारधाराएं निम्नलिखित हैं। पहला है संरचनावाद। यहाँ पर ध्यान देना है कि यह मनोविज्ञान के सबसे पुराना संप्रदाय या क्लास है ना। इसका जनक वुंट और टिचनर हैं और 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिपजिंग शहर में विलियम वुंट का मतलब विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली और इस पर जो है उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इस पर। वुंट के अनुसार हमारे हर अनुभव का आधार हमारी चेतना होती है। चेतना की एक संरचना है जिसके 3 प्रमुख अंग होते हैं, संवेदना, भाव और प्रतिमा। अर्थात जब हम कोई व्यक्ति चेतना में होता है तो सबसे पहले उसको संवेदनशील यानी सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति संवेदनशील नहीं तो मृत है, मरा हुआ व्यक्ति और कहने में जो है पुतले में कोई अंतर नहीं है। कहने के लिए वो व्यक्ति है लेकिन जो मर गया, और पुतला भी केवल देखने में इस आकार प्रकार में होता है लेकिन वो मरी हुई अवस्था में होता है। परंतु मनुष्य या अन्य जीव वो जागी हुई अवस्था में अर्थात जिंदा होते हैं, और जो जिंदा है उनमें संवेदना होती है। संवेदना होती है मतलब चेतना होती है, और इसके बाद जब संवेदना होगी तो भाव होंगे तो वो एक कोई ना कोई प्रतिमान स्थापित करेगा, अपनी बात रखेगा। पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोलने की बात जब उन्होंने की तो इस पर उन्होंने अनेक प्रयोग किए, इसलिए संरचनात्मकता को प्रयोगात्मक विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि चेतना दिखाई नहीं पड़ती इसलिए संरचनावादी अध्ययन विधि अंतर्दर्शन की विधि कहलाती है। ये भी ध्यान देने की बात है, क्योंकि चेतना दिखाई नहीं पड़ती इसलिए संरचनावादी अध्ययन विधि दर्शन की विधि कहलाती है। और याद रखना है संरचनावाद को हम प्रयोगात्मकवाद भी कहते हैं। अगली तरफ चलेंगे और नेक्स्ट पे जाएंगे, वही प्रकार्यवाद कहते हैं या कहते हैं। इस संप्रदाय को विलियम जेम्स ने नेतृत्व में स्थापित किया गया। इसमें चेतना की कार्यों पर फोकस किया गया। सारी बातें आपको पॉइंट टू पॉइंट बताई जा रही हैं, आपको रिवीजन कराया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है। प्रकार्यवाद के अंतर्गत चेतना की कार्यों पर फोकस किया जाता है कि जो हम
चेतन अवस्था में होते हैं, वो कार्य करते हैं। जैसे मैं अभी आपके सामने कार्य कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, एक आपको एक तरह से बताने का, आपको देने का, आपको पढ़ाने का। विलियम जेम्स की पुस्तक आई थी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, को मनोविज्ञान की पहली प्रमाणिक पुस्तक भी माना जाता है। इसे आप एग्जाम पॉइंट के रूप में अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जेम्स ने कैम्ब्रिज में दूसरी प्रयोगशाला खोली थी विलियम वुड के बाद, जो उन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग में खोली। उसके बाद जो है कैम्ब्रिज में, जो कि इंग्लैंड में है, वहां खोली गई। जेम्स ने चेतना का धारा प्रवाह तथा आत्म संप्रत्यय की अवधारणा भी दिया है, इसलिए जेम्स को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। हमने इस पर आपको शीट भी प्रोवाइड की, इसको पहले भी बताया हुआ, आपने स्वयं से भी सेल्फ स्टडी के रूप में पढ़ा होगा। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ इसमें नए जुड़ रहे हैं, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जैसा कि मुझे आशा और उम्मीद है कि आप बीच रास्ते में छोड़ करके नहीं जाएंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि वीडियो में आगे और भी इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है वो आने वाली हैं। तो इनको आप अपने इसमें ध्यान दें, रखें। और आज जो हमारी क्लास चल रही है, ये जो वीडियो बन रही है, ये हमारी मेगा रिवीजन क्लास है। इसमें हम आपको दोहराने की बात, पुनरावृत्ति की बात कर रहे हैं। चलेंगे आगे की तरफ। 1913 में इस संप्रदाय की शुरुआत अमेरिका के जे.बी. वाटसन के नेतृत्व में हुई थी और हॉपकिंस विश्वविद्यालय के ये क्या थे? प्रोफेसर थे। वाटसन ने चेतना का स्वरूप स्पष्ट न होने के कारण चेतना को अस्वीकार करते हुए बाहरी व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया, इसलिए उनकी विधि को बाह्य दर्शन विधि, इसको अब ये आज हमारे साथ एक और दिक्कत है कि हम इस पर ज़्यादा लिख नहीं पाएंगे, लिखने में समय जाएगा, हमें एक दूसरे फॉर्मेट में जाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको केवल ध्यान दिला रहा हूँ, आप ध्यान दे लीजिएगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा तो स्लाइड भाग जाती है। बाह्य दर्शन विधि कहा जाता है, उद्दीपक बाहरी वातावरण से होता है। चलेंगे अगले की तरफ और नेक्स्ट की बात करेंगे। ये व्यवहारवाद का सिद्धांत था। जन्म के समय सभी शिशु समान होते हैं, ये सबको पता है, हम सब जानते हैं। जन्म के समय सभी शिशु एक जैसे होते हैं, बाद में वातावरण के साथ उनके अंदर चीजें आती हैं। जो आंतरिक गुण है वो तो बच्चे अपना जन्म से लेकर के माता पिता से आ जाता है, अपने पीछे की पीढ़ियों से लेकर आता है। कितने पीढ़ी तक? तो 7 पीढ़ी तक। तो देखिए हमने इस पर आपको चर्चा कर चुके हैं। बच्चा पहली पीढ़ी 1/2 माता पिता, 1/4 दादा दादी, 1/8 परदादा परदादी, 1/16 सगर दादा सगर दादी, 1/32 जगर दादा जगर दादी और 1/64 नगर दादा नगर दादी कहा जाता है। तो इस तरह से बच्चा अपने पीछे के 7 पीढ़ियों से अपने गुण लेकर के आता है माता पिता से। वाटसन ने SOR नामक एक फार्मूला दिया और इसके बारे में बताया चेतना या व्यवहार के बाद। उन्होंने व्यवहारवाद पर अपनी एक पुस्तक भी दी, है ना, बिहेवियरिज्म नामक एक पुस्तक उनकी आई। ये वाटसन की ही देन है कि आधुनिक मनोविज्ञान आज व्यवहार का विज्ञान बन गया है। तो वाटसन को अपने दिमाग में बिठा लीजिए और इनके ये चीज़ों को ध्यान में रखिए। वाटसन ने SOR नामक फार्मूला दिया, उन्होंने व्यवहारवाद नामक एक पुस्तक की रचना की और इस आधार पर आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहार का सिद्धांत वाटसन का सिद्धांत कहलाता है। गेस्टाल्ट वादियों के बारे में आप जानते हैं, 1912 ईस्वी में व्यवहार के खिलाफ जर्मन के गेस्टाल्ट यानी समग्र बहुत सारे मनोवैज्ञानिक एक जगह आ गए, तो उसको गेस्टाल्ट कहते हैं दिया, जिसके जनक मुख्य रूप से मैक्स वर्दीमर माने जाते हैं। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का, जिसका अर्थ मैंने आपको बताया संपूर्ण आकृति, अर्थात समस्या को तभी हल किया जा सकता है जब पूरी समस्या आंखों के सामने हो। लेकिन दूसरा गेस्टाल्ट का अर्थ यह भी होता है समग्र या सारा, अर्थात सारी समस्याएं आंखों के सामने हो। इसलिए शिक्षण सूत्र पूर्ण से अंश की ओर गेस्टाल्टवादियों की ही देन है। गेस्टाल्टवादी विचारकों में कोफका, कोहलर और कोट-लेविन्किन आते हैं। मैंने इस पर पहले भी क्लास में काफ़ी चर्चा हम कर चुके हैं। कोहलर ने टेनेरिफ द्वीप के कैनारी शहर में अपना प्रसिद्ध वनमानुष पर आधारित अध्ययन किया था, जो मुख्यतः सुल्तान नामक वनमानुष पर आधारित, यानी उसका नाम सुल्तान था। और अब नई ये बात आपके सामने आ रही जो पुस्तकों में आपको नहीं मिलेगी कि कोहलर ने टेनेरिफ द्वीप के कैनारी शहर, है ना, टेनेरिफ द्वीप के कैनारी शहर में अपना प्रसिद्ध वनमानुष पर आधारित अध्ययन किया था। बाकी सुल्तान नाम का उनका वनमानुष था। कोहलर ने बाकी अन्य की बातें हैं वो आप देख लेंगे। कोहलर के सूझबूझ का सिद्धांत कहलाता है। कोहलर ने जो वनमानुष पर प्रयोग किया था वो कैसा था? सूझबूझ का सिद्धांत था। हम इसको सीखने या अधिगम के सिद्धांत के रूप में समझ चुके हैं। बस इतना समझेंगे कि वनमानुष जो था सुल्तान, वो उसको केले ऊपर टांग दिए जाते हैं और वो केला प्राप्त नहीं कर पाता उछल कूद करके, तो 3 भिन्न भिन्न आकार के बॉक्स होते हैं, उनको पहले वो नहीं समझ पाता, लेकिन एक एक करके एक क्रमबद्ध रूप में पहले बड़ा बॉक्स, फिर छोटा, फिर उससे छोटा रख करके सीढ़ी नुमा बना करके वो उसको प्राप्त कर लेता है। इसी का दूसरा प्रयोग है कि
बाहर रख दिए जाते हैं, अंदर 3 अलग अलग आकार की छड़ियां रख दी जाती हैं। वनमानुष जो है उन छड़ियों को पहले खेलता है, लेकिन बाद में एक दूसरे के अंदर उसको प्रो करके और उस तरह से उसको लगा के लंबी कर लेता है और केले को प्राप्त कर लेता है। ये जो है इनका सिद्धांत है। चलेंगे अगली स्लाइड्स की तरफ। सूझ को आहा, अनुभव, विंगो, यूरेका आदि नामों से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, सूझ को आहा का सिद्धांत, सूझ को अनुभव का सिद्धांत, सूझ को विंगो का सिद्धांत, सूझ को यूरेका का सिद्धांत आदि नामों से भी जानते हैं। कोहलर ने अधिगम स्थानांतरण को आरोपण का सिद्धांत भी दिया है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो उनके आपके सामने है। ये 2 पुस्तकें उन्होंने लिखी है ना, तो द मेंटेलिटी ऑफ एप्स है ना और द आस्क ऑफ गेस्टाल्ट नामक 2 पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई। ये इनसे संबंधित, एग्जाम से संबंधित आपका रिवीजन है। उद्देश्यवाद की बात करेंगे तो इसमें है इस संप्रदाय की स्थापना, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, 1904 के आसपास विलियम मैकडूगल द्वारा की गई थी। इसे हार्मिकवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे बार बार याद रखिएगा, उद्देश्यवाद के सिद्धांत को हार्मिकवाद का सिद्धांत कहते हैं। हार्मिक शब्द यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है उद्देश्य या प्रायोजन, अर्थात किसी काम का महत्व या उसके बारे में मोटो एक प्रकार का। मैकडूगल मानते हैं कि मनुष्य के हर व्यवहार का कोई उद्देश्य होता है तथा प्रत्येक व्यवहार का एक प्रेरक भी होता है। मैं आपके सामने ये व्यवहार कर रहा हूं पढ़ाने का, मेरा भी प्रेरक आप ही हैं। आप अगर मुझे लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे मेरे वीडियो को, तो मुझे मोटिवेशन नहीं आएगा, मुझे प्रेरणा नहीं मिलेगी। तो इस तरह से मेरा भी काम का हर एक व्यक्ति का प्रेरक है। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका भी प्रेरक है कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको प्रेरणा मिलेगी, आपके कम मार्क्स आएंगे तो आप कहीं ना कहीं निराश होंगे। तो इस तरह से हर एक व्यक्ति के क्रियाकलाप में मोटिवेशन जुड़ा रहता है और वो काम करता है। चलेंगे आगे की तरफ। मैकडूगल ने इस प्रवेग को मूल प्रवृत्ति कहा है ना, बेसिक टेंडेंसी कहा है, जो कि जन्मजात होती है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के 3 पक्ष होते हैं, याद रखिएगा, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव भावनात्मक है ना, इफेक्टिव, तथा क्रियात्मक यानी कि एक्टिव। तो इस तरह से जो है संज्ञानात्मक विभाग के या मूल प्रवृत्ति के 3 प्रमुख भाग होते हैं। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति में एक संवेग जुड़ा होता है। हमने इस पर बात की, संवेग पर हमारा पहले वीडियो भी आ चुका है, आप उसको देख सकते हैं। उस पर बेहतरीन वीडियो हमने आपके लिए बनाया और आप तक प्रस्तुत किया। इसमें भी अभी हमने इसकी बात की। इसलिए मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों के आधार पर 14 संवेग बताए जो आगे लिस्ट में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर युजुत्सा का क्रोध है ना, पलायन का भय, भोजनाविषण का भूख, निर्वृत्ति का घृणा, संतान रक्षा का स्नेह, काम का कामुकता, जिज्ञासा का आश्चर्य, शरणागति का करुणा, और आगे बात करेंगे दैन्य का आत्महीनता है ना, आत्मगौरव का आत्माभिमान, सामूहिकता का एकाकीपन, रचनात्मकता का कृतिभाव, हास का आमोद, यहाँ पर टामोद लिख गया है, आप समझेंगे ये आमोद है, ठीक है। और इसके बाद संग्रह प्रवृत्ति, अधिकार भावना। मैं तेजी से इसलिए बात कर रहा हूं कि इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अगले वीडियो की तरफ चलेंगे। मैकडूगल व्यवहार के समर्थक थे है ना, व्यवहारवाद के समर्थक थे, इसलिए उन्होंने चेतना को एक बुरा सपना बताया। ये क्वेश्चन पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि मैकडूगल ने व्यवहारवाद को क्या बताया है, तो बुरा सपना बताया है। इसको ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप उसके इसी आंसर पर जाएंगे। मैकडूगल की 2 प्रमुख पुस्तकें हैं जो आपके सामने मौजूद है, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी और एन इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। ये 2 पुस्तकें आपको याद रखनी है। बाकी पुस्तकों पर भी चर्चा हम क्लास में कर चुके हैं, इस पर कोई वीडियो तो हमारा नहीं आया, लेकिन हम इस पर ऑफलाइन क्लास में आपसे बात कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन हैं, आपने सेल्फ से भी इस पर काफ़ी पढ़ लिया होगा। बाकी मैं जो आ रही है मैक्सिमम मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। मनोविश्लेषणवाद की बात करेंगे। इसके जनक ऑस्ट्रिया के सिगमंड फ्राइड, यानी कि डायरेक्ट हम लोग को जो है एस फ्राइड के नाम से ज़्यादातर बुलाते हैं, तथा इस संप्रदाय की शुरुआत उन्होंने 1900 के लगभग की थी। मनोविश्लेषणवाद अपराधों, बुराइयों आदि का कारण व्यक्ति के अचेतन को मानता है, जो हमारे अंदर चेतना के साथ अचेतन मन होता है। अचेतन चीज़ें क्या होती हैं, जो हमारे शरीर के अंदर हमारी इच्छा पूर्ति को नहीं कर पाई होती हैं, यानी कि हमारी जिज्ञासाएं और अनिच्छाएं जो होती हैं वो बनी रहती हैं, इच्छा पूर्ति नहीं होती है, वो अचेतन के रूप में होती है। इसलिए मनोविश्लेषणवाद में अचेतन पर अधिक जोर दिया गया है। तो याद रखिएगा, फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद में अचेतन पर ज्यादा जोर दिया गया है। फ्राइड के अनुसार मानव मस्तिष्क बहुत ही बेहतरीन लाइन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं आपको इस पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसको उन्होंने क्या बोला है।
फ्राइड के अनुसार मानव मस्तिष्क पानी में तैरते हुए एक विशाल हिमखंड के समान है। हिमखंड मतलब एक आइसबर्ग का इन्होंने इसको नाम दिया है, जिसका बाहर तैरता हुआ भाग 10% और चेतन होता है तथा पानी में डूबा हुआ भाग 90% होता है जो अचेतन होता है। तो जो कुछ भी हम क्रियाकलापों के रूप में करते हैं वो 10% होता है, शेष हमारी इच्छाएं अंदर होती है, या तो हम उसको दमन कर देते हैं या फिर हम उसको पूरा करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसी को मनोविश्लेषणावाद के रूप में इन्होंने समझाने का प्रयास किया। स्टूडेंट्स, मैं मानता हूं जिस स्पीड से मैं आपके सामने इन चीजों को रख रहा हूं आप समझ रहे होंगे कि टाइम कम है और चीजें ज्यादा हैं, तो कम टाइम में कैसे चीजों को पूरा किया जाए रिवाइज, इसीलिए ये हमारा एक तरीका होगा। वैसे मैं इस फास्ट तरीके से पढ़ाने या बात करने के पक्ष में नहीं रहता हूं, लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें भी करनी होती है जो हम जिनको इच्छा हमारी नहीं होती है करने की। तो ओवरऑल आप इन चीजों को अच्छे से समझ रहे होंगे, मेरी भावना को आप समझ रहे होंगे कि मैं इस स्पीड से क्यों इतनी तेजी से बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं पहले भी आपको इन चीजों को करा चुका हूं और मैं चाहता हूं कि आपका लास्ट टाइम जो है उसमें ये अच्छा सा रिवीजन हो जाए। तो चलेंगे हम आगे और अगली स्लाइड्स की तरफ, और होगा कि व्यक्तित्व का संगठन फ्राइड ने चेतन के 3 स्तर पर कैसे बताया। उन्होंने बताया चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। इसको आगे समझते हैं जल्दी से। आगे सबसे पहले चेतन, वर्तमान जानकारी का संग्रह चेतन होता है, जो कुछ भी हमें पता है। तो फ्राइड ने कहा कि 10% ही व्यक्ति के पास में चेतन की चीजें होती है, नहीं उसको पता होता है। अर्धचेतन ऐसी जानकारी जो कुछ समय के लिए तो स्मृति में बाहर हो गई है, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम उसको वापस ले आते हैं। इसको मैंने क्लास में आपको कैसे समझाया, जो मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ। ये हमारे कंप्यूटर की मेमोरी जैसे होती है, सेम टू सेम ऐसे ही हमारे मस्तिष्क की मेमोरी होती है। कुछ चीजें हमारी प्राइमरी मेमोरी में होती है, कुछ हमारी सेकेंडरी मेमोरी में होती हैं। जो प्राइमरी मेमोरी में होती है हम उसको उसी समय में काम करते हैं, जैसे कि लैपटॉप और कंप्यूटर खोल के काम कर रहे हैं, और उसके बाद जब उसकी आवश्यकता नहीं होती तो उसको वो वहां से चली जाती है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी यानी कि जो हार्ड डिस्क होती है उसमें हमारी चीजें परमानेंट रहती है, जब जरूरत होती है तो वहां से कॉल करते हैं। ठीक इसी तरह से यहां पर भी जब जरूरत पड़ती है तो हम उसको अर्धचेतन से बुला लेते हैं। बात करेंगे अचेतन, इसमें वे अनुभव होते हैं जो असामाजिक, अनैतिक, घृणित, हिंसक होते हैं, जिसका कारण सोचने पर भी पता नहीं चलता है। इसीलिए मैंने बोला आपको कि ये हमारे मन में दबी हुई बातें होती हैं, अगर हमें जब जरूरत होती है या हम ऐसा करना चाहते हैं तो करते हैं। तो अचेतन मन एक बर्फ की चट्टान के समान बताया फ्राइड ने, और इसको आपको समझना यानी कि एक आइसबर्ग के रूप में बताया। ये घुल भी जाती है यानी कि खत्म भी हो जाती है, बर्फ घुल भी जाती है, पानी बन गई, अपना अस्तित्व खत्म कर देती है। तो क्रोध है, हिंसा है, घृणा है ना, इस तरह की चीजें हमारे अंदर आती भी हैं, हमें गुस्सा आता भी है, फिर बाद में वो धीरे धीरे बर्फ की तरफ पिघल करके समाप्त भी हो जाता है। चलेंगे आगे की तरफ और नेक्स्ट व्यक्तित्व की संरचना की बात करेंगे। व्यक्तित्व पर भी मैंने आपको बताया था व्यक्तित्व क्या है। किसी व्यक्ति के, मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति का बाहरी आवरण है, क्योंकि इसका जन्म इसी रूप में हुआ। व्यक्तित्व यानी जिसे पर्सनालिटी बोलते हैं, तो पर्सनालिटी जो है यूनानी भाषा के पर्सोना से बना है ना। पर्सनालिटी शब्द यूनानी भाषा के पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ होता है मास्क, जिसका अर्थ होता है मास्क। या तो वो जब रंगमंच होते थे पुराने समय में, तो वहां पर जो भी व्यक्ति जो मास्क लगा करके आता था, जो मुखोटा लगा के आता था, उसको वही मान लिया जाता था कि ये इसका यही स्वरूप है। जैसे आज भी हमारे यहाँ रामलीला आदि जो होती है, रामलीला में हम जो है इसी तरह के गेटअप में आते हैं, तो इसी को हम व्यक्तित्व मानते हैं। परंतु मनोवैज्ञानिकों और विद्वानों का मानना है, केवल मनोवैज्ञानिकों का नहीं, अन्य विद्वानों का, हम और आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि मानना है कि हमारे अंदर जो मौजूद योग्यताएं होती हैं, जो एबिलिटीज होती हैं, वही जो है हमारी वास्तविक रूप से क्या है, व्यक्तित्व को बताती है। तो इस तरह से अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी बात की है। तो इदम क्या है, इसमें अनैतिकता, अधर्म, मारकाट, अनुचित काम वासना, अतृप्त इच्छाएं आदि पाई जाती हैं। ये एक सुखवादी भाग होता है, अर्थात इसमें वो चीजें होती हैं जो हमारे मन में दबी हुई हैं और हम उसको अभी जो है बाहर लाना चाहते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाई हैं। कभी कभी ऐसा होता है, इसके पीछे एक बड़ी स्टोरी है, 2-3 मैंने क्लास में इसमें डिस्कस किया है, जो मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगा, समय का अभाव है इसलिए। तो बस ऐसे समझिए कि कभी कोई बच्चा चाहता है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो, लेकिन अभी वो नहीं हुई है, तो जब तक वो ऐसा चाहता है कि दबी हुई इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करे, तो वो इड में होता है, थर्ड इदम में होता है। जब वो उसको व्यवहारिकता में, वास्तविकता में देखना चाहता है और उसको जीता है, तो तार्किकता और समायोजन के साथ उसको आगे बढ़ता है, तो वह उसे पूरा करने की जब कोशिश करता है तो वो अहम या ईगो कहलाती है। और जब वो पराहम या सुपर ईगो की जब बात होती है, तो ये नियंत्रित शक्ति होती है जो आदर्शवादी सिद्धांत पर काम करता है। इसमें माता पिता, नैतिकता, पुलिस, न्यायालय इत्यादि जैसे चीजें उसको नियंत्रित करती हैं, अर्थात उसको समाज की प्रतिष्ठा और समाज का भय और जेल का भय जैसे दंड
का भय, उसको इन कामों को, जो गलत काम है, जो कि अनैतिक रूप में उसके मन में थे, उसको बाहर लाने की कोशिश करते हैं। पहली बार में वो सुखवादी स्थिति में होता है, अंत में वो दुखवादी स्थिति में होता है, अर्थात वो जान जाता है कि अगर मैं ये काम किया सुख तो मिलेगा, परंतु बाद में दुख भी प्राप्त होगा, सजा भी मिलेगी। तो इसीलिए इदम, अहम और पराहम व्यक्तित्व की संरचना के भाग होते हैं, है ना। वही चीज यहाँ पर बताई गई है, इसको बात करेंगे आगे। स्वप्न विश्लेषण अवधि क्या होती है? फ्राइड मानते हैं कि अचेतन खुद को, है ना, स्वप्नों, जुबान फिसलने तथा नींद में बड़बड़ाना आदि के द्वारा भी प्रकट करता है। चलिए, इसमें कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना है। फ्राइड ने व्यक्तित्व की अवस्थाएं, है ना, 5 अवस्थाएं बताई है। यह आपको एग्जाम के लिए अच्छे से याद रखना। मैं जल्दी से आपके सामने रिवाइज कराता हूं इसको, है ना। सबसे पहले है मुखी अवस्था, ये 0 से 1 वर्ष चलती है। यहाँ काम वासना मुख पर केंद्रित होती है, अर्थात बच्चा भी और हम भी, बच्चा अपने अंगों को लेकर के स्वप्रेम के रूप में, जिससे जो है बच्चा अपने माता पिता को भी और अपने आप को भी इस तरह से प्यार करने लगता है, चूसने लगता है, इत्यादि करने लगता है। लिबिडो कहते हैं इसको, मनोवैज्ञानिक भाषा में लिबिडो कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, गुदी अवस्था होती है। ये अवस्था 1 से 3 वर्ष चलती है, जहां बालक मल मूत्र रोककर माता पिता के आज्ञा की अवहेलना करना चाहता है ना। इसी तरह से जो है ऐसी चीजें होती है, माता पिता मना करते हैं यहाँ पर ये मत करिए, फिर भी बच्चा वो करने लग जाता है। लैंगिक अवस्था होती है, ये अवस्था 3 से 6 वर्ष चलती है। इन वर्षों को अच्छे से समझ लीजिएगा, जहां पर समलिंगीय ईर्ष्या का जन्म होता है, अपने जैसे बच्चे के जन्म होता है। एक बच्चे के पास में जितने भी खिलौने और चॉकलेट हैं, अगर आप उससे वापस लेना चाहते हैं तो क्या होता है कि बच्चा उसको देना नहीं चाहता, दूसरे बच्चे की भी प्राप्त कर लेना चाहता है। एक्सक्यूज मी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझ रहे होंगे आगे की चीजों को। तो इस तरह से सुप्तावस्था होती है, इस पर अभी हमने बात की थी, ये 6 से 12 वर्ष होती है फ्राइड के अनुसार। इस पर बराबर कई क्वेश्चन आ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। क्लास में मैंने आपको ध्यान भी दिलाया, और जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं वो भी इसको अच्छे से समझ लेंगे। इस अवस्था में बच्चे के जो है, यानी एक तरह से ये पराहम यानी कि सुपर ईगो की अवस्था होती है, और इसमें जो है बच्चा काम वासना उसकी क्या होती है, शांत होती है। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बच्चा जो है विपरीत लिंगी के प्रति किसी प्रकार का आकर्षण नहीं रखता है पराहम या सुप्ता अवस्था में। जनेंद्रिय अवस्था जो होती है, ये सबसे ज्यादा विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण की अवस्था होती है। यह अवस्था 12 से 20 वर्ष चलती है, जहां काम वासना यवनांगों में होने वाले कारण के विषय में विषम लिंगीय के प्रति प्रेम को जागृत करती है। ओवरऑल एक लाइन में कहा जाए तो ये अवस्था जो है बच्चों में सेक्स भावना को जगाती है, और कह सकते हैं कि वो विपरीत लिंगी के प्रति इनमें आकर्षण बढ़ जाता है। आगे बढ़ेंगे, फ्राइड के प्रमुख शब्दों की बात करेंगे। इन शब्दों को अच्छे से देख लें, आपके सामने 16 शब्द स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप इन शब्दों को देखेंगे। विस्थापन क्या होता है ना। विस्थापन शब्द फिजिक्स में नहीं जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन वो दूसरी बात है। यहां पर भी लगभग अगर हम बात करेंगे तो उसी से संबंधित होता है कि इसमें जो है बच्चा किसी चीज को अपनी बदलता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित कर देता है। प्रक्षेपण है, मार्गांतरीकरण है, ये ओवरऑल किस चीज से संबंधित है ये सारे शब्द। तो ये सारे शब्द उनके मनोविज्ञान में आए हुए शब्द हैं जिसमें उन्होंने प्रयोग किया, चाहे वो व्यक्तित्व की बात करें, चाहे वो जो है आप उसमें जो अभी हम इससे पीछे की बात कर रहे थे संवेग की, जैसे कि आप अभी मार्गांतरीकरण की बात करें, शोधन की बात करें, विस्थापन की बात करें, दमन की बात करें, शमन की बात करें, प्रत्यागमन की बात करें, तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें संवेगों के रोकने की, दमन करने के लिए प्रयोग में की जाने वाले शब्द रहे हैं। प्रत्यागमन होता है कि जैसा हमने सोचा वैसा नहीं होगा, एट इट इज नहीं होगा, टिट फॉर टैट नहीं होगा, बल्कि बदल भी जाता है। तो प्रत्यागमन शब्द का प्रयोग अधिकांशतः वंशानुक्रम के रूप में प्रयोग किया जाता है कि जैसे माता पिता वैसी संतान। कभी कभी ये भी होता है, लेकिन कभी इसके विपरीत भी होता है कि जैसे माता पिता वैसी संतान नहीं होती। बुद्धिशील माता पिता की संतान बुद्धिमान नहीं होगी, ये प्रत्यागमन के सिद्धांत कहता है। शमन, दमन, ये ना, ये शोधन, मार्गांतरीकरण, ये सब संवेग से आधारित है। संवेगों पर मैं आपको बात कर चुका हूं। इनको एक प्रकार से संवेगों को रोकना या दबाने के संबंध में प्रयोग किए जाते हैं। नार्सिसिज्म जो होता है वो बच्चों के संबंध में प्रयोग किया जाता है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। ये सारे शब्द हैं जो आप देख रहे होंगे। लिबिडो की अभी मैंने आपसे बात की थी। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे, समय कम है इसलिए। विकास की अवस्थाओं की बात करेंगे। विकास की अवस्थाएं आपको बताया जा चुका है। विकास की
ऐसे देखी जाएगी तो प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा जाता है इसको, औपचारिक और अनौपचारिक के रूप में। औपचारिक में ये आती हैं 5: गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। और अगर हम इसके अनौपचारिक की बात करेंगे, है ना, तो इनफॉर्मल की बात करेंगे तो नैतिक विकास, भावात्मक विकास, चारित्रिक विकास, धार्मिक विकास, है ना। जब इसकी बात करते हैं तो वो जो है आपकी विकास की वो वाली अवस्थाएं होती हैं। तो ये अवस्थाएं आपने पहले भी याद कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और इस तरह से शैशवावस्था आदि, इस पर हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, आपको शीट्स भी प्रोवाइड कर चुके हैं। बस इनमें कुछ चीज़ें अभी पीछे भी मैंने इस पर काफ़ी बात की, एक बात कर लेते हैं। शैशवावस्था शब्द किससे बना है? इन्फेंसी शब्द से बना है या उसके लिया गया है, जो कि लैटिन भाषा के दो शब्द इन और फेयर से बना है, जिसका अर्थ होता है ना बोल पाना। इसलिए ज्यादातर मनोवैज्ञानिक शैशवावस्था को सिर्फ 2 वर्ष तक ही मानते हैं, इसीलिए क्योंकि ये इस रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें अगर हम हरलॉक की बात करें तो हरलॉक ने तो केवल 14 दिन माना है। 14 दिन की अवस्था को जो है उन्होंने शैशवावस्था कहा है। बाकी फिर बच्चे में चेंजेस आते रहते हैं, परिवर्तन आते रहते हैं, इसलिए उसको दूसरे रूप में लिया है, उन्होंने बचपनावस्था बोला है। अन्य मनोवैज्ञानिकों ने, जैसे कि सीले हैं, जैसे कि रॉस हैं, इन्होंने किसी ने 5 वर्ष और किसी ने 6 वर्ष तक, औसतन सभी ने 6 वर्ष तक माना है जन्म से, जिसकी 2 अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष के रूप में। इसमें परिभाषा है, ये आपने अभी समझ लिया होगा, है ना। ये सारी परिभाषाएं हैं जो इसके संदर्भ में है। आपको मैं हट जाता हूं, एक बार आप स्क्रीन को अच्छे से समझ लें, देख लें। गुड इनफ के अनुसार, न्यूमैन के अनुसार, फ्राइड के अनुसार, एडलर के अनुसार, ये सब परिभाषाएं हैं जो आपकी पुस्तक में भी होंगी और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं। रॉस, स्ट्रेंग, रूसो, कुरेनक्रो, गेसल, ये सब परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं, इसलिए आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं। आपको इनको समझ लेना है। ये परिभाषाएं आप अच्छे से अब याद कर चुके होंगे या ध्यान दे लेंगे। एक बार बात करेंगे शैशवावस्था के प्रमुख नाम क्या होते हैं, इनको ध्यान दीजिए, इन पर सभी पर क्वेश्चन होते हैं। जैसे प्रिय लगने की उम्र, शैशवावस्था। बक्की अवस्था, बहुत ज्यादा बच्चा बोलता है तो शैशवावस्था। मनमौजी अवस्था, कुछ भी उसको फिक्र नहीं होती, शैशवावस्था। खतरनाक उम्र, शैशवावस्था, क्योंकि बच्चे को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के यही 4-6 वर्षों में बन जाता है, इसलिए ये खतरनाक अवस्था भी होती है। अगर बच्चा बिगड़ गया तो फिर उसको सुधारना मुश्किल है, क्योंकि बच्चे के जीवन के निर्माण का काल होता है, ये बच्चे के बेस होता है, इसलिए इसके खतरनाक उम्र भी कहते हैं। अतार्किक चिंतन की उम्र, इसमें जो भी वो सोचता है, विचार करता है, उसमें तर्क कुछ नहीं होता है, अतार्किक होता है। पूर्व विद्यालय की उम्र, विद्यालय जाने से पहले की ये उसकी उम्र होती है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे, है ना। पर निर्भर रहने की काल, इसके बाद कहेंगे, यानी पर निर्भरता, यानी दूसरों पर निर्भर रहने की काल है ये। संवेगों का तीव्र और अस्पष्ट होना, शैशवावस्था। दूसरे शिशुओं में रुचि रखना, शैशवावस्था। आत्म केंद्रितता, शैशवावस्था की अवस्था। नैतिकता का अभाव, शैशवावस्था। जीववाद, दोहराने की प्रवृत्ति, खिलौनों में रुचि, ये सब शैशवावस्था के गुण होते हैं। शैशवावस्था में शिक्षा, इस पर मैं आपको शीट प्रोवाइड कर चुका हूँ, इस पर काफ़ी कुछ हम क्लास में चर्चा कर चुके हैं। एक बार बस, खेलों द्वारा शिक्षा होती है, आदत एवं संस्कारों की शिक्षा होती है, पोषण की शिक्षा होती है, साफ सुथरे रहने की शिक्षा दी जाती है, इंद्रिय आधारित यानी इंद्रिय गामक शिक्षा होती है इसमें, और गतिविधि आधारित शिक्षा होती है। बाल्यावस्था की बात करेंगे जल्दी से। बाल्यावस्था है ना, सबसे पहली बात रॉस ही कह रहे कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था होती है। बालक को ऐसा लगता है कि मैं बड़ा हो गया, वास्तव में वो बड़ा नहीं हुआ होता है। तो इस तरह से बाल्यावस्था में इनकी ये बातें हैं। ब्लेयर और जॉन्स व सिम्पसन के, किलपैट्रिक, कोल व ब्रूस। बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। इस तरह से बहुत सारी बातें बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने की है। फ्राइड के अनुसार बाल्यावस्था काम वासना की प्रसुप्ति का काल है। अभी अभी मैंने बताया, यहाँ बच्चे को कोई ज़्यादा इस विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण नहीं होता है ना। इसके बाद बात करेंगे कि स्ट्रेंग और बर्ड की, इन सब ने भी इसी तरह की बातें की हैं। अगली स्लाइड्स की तरफ चलेंगे। बाल्यावस्था के प्रमुख नाम, जैसे शैशवावस्था में क्वेश्चन बन रहे थे, यहाँ बाल्यावस्था में भी क्वेश्चन बन रहे हैं। ध्यान देंगे, खेलों की उम्र होती है ये। मूर्त चिंतन की अवस्था, सामने जो जो चीज़ें हैं उन्हीं पर बच्चा जो क्या करता है, चिंतन करता है, बाकी अमूर्त चिंतन नहीं करता, अर्थात कल्पना का चिंतन उसके अंदर नहीं होता है। प्राथमिक विद्यालय की उम्र होती है, बच्चे का स्कूल जाना शुरुआत हो जाती है यहाँ से, तो प्राथमिक विद्यालय की उम्र होती है। गंदी उम्र होती है, बच्चा इसमें गंदा बहुत रहता है, साफ सफाई पर ध्यान नहीं देता, इसलिए गंदी उम्र की अवस्था होती है। टोली और समूह में रहता है, इसलिए टोली की उम्र होती है। निरुद्देश्य भ्रमण की अवस्था होती है, बिना बात के ही घूमता फिरता रहता है। कोई काम करने को कहिए तो पता चला 10 मिनट का काम है, आधे घंटे में करके आ रहा है, क्योंकि इधर उधर निरुद्देश्य घूम रहा था। नटखट उम्र होती है, नॉटी बॉय होते हैं इसमें। स्फूर्ति,
चुस्ती फुर्ती बहुत होती है, इसलिए स्फूर्ति की उम्र के साथ साथ चुस्ती की उम्र भी कह सकते हैं इसको। इस तरह से ये इसके अंदर होता है। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं होती हैं, शारीरिक मानसिक विकास की स्थिरता पाई जाती है इसमें, जिज्ञासा सबसे अधिक होती है, बच्चा बहुत जिज्ञासु हो जाता है, चीज़ों को सुनना समझना और जानना, सुनना समझना और जानना की तरफ बढ़ता है। संग्रह की प्रवृत्ति होती है इसमें, बच्चा बहुत सारी चीज़ें अपने पास इकट्ठी करता है, बेकार की चीज़ें भी अपने पास में इकट्ठी कर लेता है। रचनात्मकता की प्रवृत्ति होती है इसमें, बच्चा बहुत सारी चीज़ों को मौलिक रूप में बनाता भी है, क्रिएटिविटी उसके अंदर पाई जाती है। समूह की भावना होती है, मित्र का चयन करता है, समलिंगीय समूह होते हैं, है ना, बराबर अपने लड़के लड़कों में लड़कियां लड़कियों में घूमना फिरना पसंद करते हैं। आत्मनिर्भरता होती है, सेल्फ डिपेंड भी होना चाहता है बच्चा बहुत सी चीज़ों में, और अब माता पिता की आश्रितता को धीरे धीरे छोड़ रहा होता है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति इसके अंदर पाई जाती है। बात करेंगे आगे, नैतिकता का उदय होना शुरू हो जाता है, बच्चा मोरलिटी की चीज़ों को सीख रहा होता है। प्रशंसा पाने की इच्छा होती है, काल्पनिक भयों का अंत होता है, भाई बहनों में झगड़ा शुरू हो जाता है, चोरी करना और झूठ बोलना इस अवस्था की प्रमुख विशेषता होती है। वास्तविकतावादी दृष्टिकोण भी उसमें होता है और काम वासना प्रसूत होती है। चलेंगे बाल्यावस्था में शिक्षा, रचनात्मकता की शिक्षा, संग्रह प्रवृत्ति की शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, खेलों द्वारा शिक्षा, इंद्रियों द्वारा शिक्षा, गतिविधियों की शिक्षा, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ये सामान्य चीज़ें आपको होंगी। बात करेंगे किशोरावस्था की, हम रिवीजन करा रहे हैं इसलिए इन तीनों पर फिर से आपको ध्यान दिला रहे हैं, फोकस करा रहे हैं। किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी के एडोलेसेंस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लैटिन भाषा में एडोलेसेंस यानी परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना। हेडो कमेटी ने किशोरावस्था के अध्ययन के लिए बनाई गई थी, जिन्होंने ये बताया था, हेडो ने क्या बताया था कि बच्चों में किशोरों में मुख्य प्रकार से एक जो है एड्रोलेन नामक हार्मोन्स निकलता है, एड्रोलेन नामक हार्मोन्स निकलता है, जो बच्चे को अंदर एक ज्वर पैदा करता है, अर्थात बच्चे को उत्तेजित कर देता है। इसलिए बच्चे विभिन्न प्रकार के यानी किशोर जो होते हैं विभिन्न प्रकार के डिसीजन ले लेते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं, ऐसा बताया जाता है। किशोर मनोविज्ञान का जनक स्टेनली हॉल ने माना जाता है, जिन्होंने एडोलेसेंस नामक पुस्तक लिखी थी, और इन्होंने क्या कहा था कि ये तनाव की, तूफान की, विरोध की, है ना, अवस्था होती है। आगे बढ़ेंगे और अगली स्लाइड्स की तरफ चलेंगे। किशोरावस्था के सिद्धांत, त्वरित व आकस्मिक विकास का सिद्धांत स्टेनली हॉल ने कहा अचानक से होता है। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि किशोरावस्था की पुनरावृत्ति शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है। किशोरावस्था में शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है, इसी आधार पर कहा जा सकता है। स्टेनली हॉल कह रहे तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था होती है। किलपैट्रिक कह रहे जीवन का सबसे कठिन काल होता है। टी.एच. ग्रीन कह रहे जीवन का बसंत काल होता है, बड़ा मनमौजी काल भी होता है ना। विंग एवं हार्ट कह रहे हैं कि किशोरावस्था को प्रकट करने का बस एक ही शब्द है और वो है परिवर्तन, के अर्थात इसमें परिवर्तन बहुत होते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, ये सब वही है, इनसे और आगे चलते हैं जल्दी से। ये सब परिभाषाएं हैं। किशोर अवस्था के प्रमुख नाम है, सुनहरी उम्र होती है, सब क्वेश्चन आएंगे आपके इस पर बने रहते हैं। सुनहरी उम्र कहते हैं, उलझन की उम्र कहते हैं, विद्रोही उम्र कहते हैं, अटपटी उम्र कहते हैं, संक्रमण का काल कहते हैं। संक्रमण का काल इसलिए कह रहे बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है, संक्रमण माने बहुत कंफ्यूज रहता है, समझ में नहीं आता उसको क्या करे, क्योंकि बड़े उसको बड़ा नहीं बनने देते, माँ कहते हैं तुम बच्चा हो, और जब वो बच्चों में खेलना कर चाहता है या बच्चों के वाले काम करता है तो वो क्या कहते हैं कि तुम अभी बड़े हो गए हो, तुम अभी भी बच्चों में खेल रहे हो। तो इस तरह से बच्चा बहुत संक्रमित रहता है ना। द एज ऑफ द ब्यूटी का काल होता है, इसमें बहुत अपने आप को सुंदर दिखाने बहुत पसंद करते हैं कि हम अपने आप को सुंदर दिखाएं, बहुत सुंदर देखना पसंद करते हैं। इसके अलावा दल भक्ति की भावना अर्थात नेतृत्व की भावना भी इसमें होती है। विरोधी मानसिकता की उम्र होती है, संवेगों की अधिकता पाई जाती है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं अभी आपको बताया, वही सारी चीज़ें इसके अंतर्गत भी है। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे इसमें और चलते चलेंगे, काफ़ी कुछ इसमें है, आपको दोहराई देता हूँ एक बार, चलिए, है ना। शारीरिक मानसिक विकास पूर्ण होता है, समूह भावना उग्र हो जाती है, वीर पूजा या नैतिक पूजा का काल भी होता है ये, इसको जो है इसके साथ साथ यानी कि इसमें नायक बनने की भी कल्पना आने लग जाती है। नायक पूजा का काल होता है, कल्पना की अधिकता होती है, संवेगों की अधिकता होती है, विषमलिंगी के प्रति प्रेम जाग जाता है, समायोजन की कमी होती है, एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है, आत्महत्या की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ता है ना, ये भी एक उसकी मुख्य विशेषता होती है। तार्किक चिंतन परिपक्व होने लगता है, अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। जहां बाल्यावस्था में मूर्त चिंतन कर रहा था, वहीं इस अवस्था में क्या करता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। आर्थिक तंगी उसको होती है, पैसे ज़्यादा खर्च करने लगता है तो पैसे कमा नहीं पाता, इसलिए आर्थिक तंगी होती है ना। स्व पहचान, अपनी पहचान बनाना स्वयं से चाहता है। इसी तरह से स्वीकृति पाने की चाहत होती है और
समाज सेवा और देशभक्ति की भावना भी इसी अवस्था में जागृत होती है। आगे बढ़ेंगे। खोखले आदर्श होते हैं, आदर्श को जबरदस्त नहीं होती लेकिन बस वो कह देते हैं, उनको लगता है मेरी बात ही अपने आप में सही है, तो खोखले आदर्श होते हैं। मादक पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। शाहरुख खान के लड़के की अभी घटना घटित हुई है, हम सब जानते हैं, मैं कोई उपहास नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन ये उदाहरण है जिसको दिया जा सकता है। मादक पदार्थों के सेवन की आशंका जांच का विषय था, उसने ऐसा किया या नहीं किया, लेकिन ये एक हाईलाइट बात थी जो मैं आप तक लाया। अगर किसी को मेरी बात भावना से ठेस पहुंचती तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूंगा। अपराध प्रवृत्ति में पड़ने की आशंका होती है, व्यवसाय चयन की चिंता होती है और जीवन साथी के चयन को लेकर के भी परेशानी होती है। बात करेंगे किशोरावस्था की शिक्षा की। व्यावसायिक शिक्षा इसमें मुख्य रूप से देते हैं। अमूर्त शिक्षा जो कल्पना से आधारित, विज्ञान पर आधारित तार्किक शिक्षा होती है। यौन शिक्षा, नैतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, समायोजन की शिक्षा होती है। ठीक है। मापन एवं मूल्यांकन ये विषय है जिस पर हम काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं। बच्चा जो कुछ भी सीखता है अपने शिक्षक उसमें यानी शिक्षण क्रियाकलापों में, तो उसका मूल्यांकन और मापन बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से किसी वस्तु या व्यक्ति के मूर्त या अमूर्त गुणों को अंकों में व्यक्त करना ही मापन कहलाता है। मापन के दो प्रकार होते हैं, मूर्त भौतिक मापन जैसे लंबाई चौड़ाई इत्यादि, और अमूर्त या सामाजिक मापन जैसे बुद्धि व्यक्तित्व इत्यादि। तो हम बुद्धि का मापन करते हैं, व्यक्तित्व का मापन करते हैं। विकास के संदर्भ में मापन नहीं किया जा सकता, लेकिन बुद्धि का और व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। मापन के तत्व होते हैं। मापन के 3 तत्व होते हैं। मापनकर्ता, ये मशीन और मानव दोनों हो सकते हैं। मापन के चर यानी कि वेरिएबल जो है कौन से होते हैं, ये वस्तु या गुण जिसका मापन हो रहा है। मापन के उपकरण जिसकी सहायता से मापन होगा जैसे तराजू, इंचटेप इत्यादि। चलेंगे अगले की तरफ। मापन के चरों का विभाजन करेंगे। मापन के चरों को गुणात्मक चर कहते हैं और मात्रात्मक चर कहते हैं, और सतत कहते हैं, असतत होता है। चलेंगे आगे। इसको आप हम क्लास में कर चुके हैं इसलिए आप इस पर ज़्यादा समय नहीं देंगे। मापन के स्तर भी यही है। नामित मापन जहाँ गुणों को नाम का मापन लेते हैं। क्रमिक मापन जहां नाम और क्रम दोनों को पता कर लेते हैं। अंतराल मापन। इस तरह से ये सभी मापन होते हैं। आगे बढ़ेंगे। मापन की परिभाषाएं आप देख रहे होंगे स्लाइड्स पर, समझ लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद और तेजी से आगे जाएंगे। मूल्यांकन। मूल्यांकन भी मापन द्वारा दिए गए अंकों को ना माप जाने वाली विशेषताओं को गुणों और दोषों के रूप में जब हम विवेचन करते हैं तो उसे मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन के 2 रूप होते हैं, रचनात्मकता और योगात्मकता। ठीक है। रचनात्मकता में शिक्षण के दौरान मूल्यांकन करना होता है, और योगात्मकता व संकलनात्मक मूल्यांकन में शैक्षिक सत्र के अंत में मूल्यांकन, जो बच्चे की रिपोर्ट कार्ड आदि होता है उसके बारे में एवेल्यूएशन करना कहलाता है। बात करेंगे आगे। सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, निदानात्मक और पोर्टफोलियो। सबसे ज़्यादा इस समय सतत मूल्यांकन यानी कि कंटिन्यू एवेल्यूएशन चल रहा है, जिसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ये दोनों सबसे ज़्यादा एक नई जानकारी के रूप में अस्तित्व में आए। इसे CCE के नाम से जाना जाता है। हम इस पर चर्चा पहले भी कर चुके हैं। मूल्यांकन के चरण होते हैं। ठीक है। मूल्यांकन के चरण आपने देख लिए होंगे। मूल्यांकन का उद्देश्य ज्ञान की परख करना, वर्गीकरण करना, चयन करना, निदान एवं उपचार करना, अधिगम के लिए प्रेरणा देना, शिक्षा के प्रभावशाली बनाना और पाठ्यक्रम शिक्षण को सुधार लाना। मूल रूप से पाठ्यक्रम में सुधार लाना बच्चे के लिए होता है ये। अब इसकी परिभाषाएं हैं कोठारी आयोग द्वारा, है ना, रेमंड्स द्वारा। ये सब आप स्लाइड्स को देख लें और इसको समझ लें, अपने मस्तिष्क में बिठाएं। आगे बढ़ेंगे। ये भी इसी के अंतर्गत नोट है कि NCERT के द्वारा मूल्यांकन का एक त्रिकोण बनाया गया है जिसमें 3 चीज़ें आती हैं, मूल्यांकन, शैक्षिक उद्देश्य और अधिगम अनुभव आते हैं। ये यहाँ पर ध्यान देने का है। NCERT जो कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली, है ना, शैक्षणिक अनुसंधान संस्था है, जो क्या करती है कि मूल्यांकन, शैक्षिक उद्देश्य और अधिगम पर बात करती है। आगे बढ़ेंगे। अधिगम, इस पर हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, है ना। सिद्धांत और सारांश ये हम आपको करा चुके हैं। हम बात करेंगे इवान पेट्रोविच पावलोव की। इससे पहले जो वाला जो था थोड़ा सा उस पर जल्दी से ध्यान दे लेते हैं। बात की थी हमने स्किनर की। यहाँ पर बस एक चीज देते हैं, पुनर्बलन के प्रकार में स्किनर ने पुनर्बलन को 2 प्रकार बताए हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। दंड के प्रकार के रूप में ये नकारात्मक हो, सकारात्मक दोनों हो सकता है। प्रशिक्षण के प्रकार के रूप में ये 2 प्रकार से, है ना, पुरस्कार और दंड के रूप में होता है। श्रृंखला अधिगम के सिद्धांत के रूप में अनुक्रियाएं आदि होती। तो पुनर्बलन वो है जब कोई कार्य के बीच में ही, किसी बच्चे के सीखने के बीच में ही उसको जब कुछ नई चीज़ मिल जाती है तो वो फिर से
क्या होता है, अभिप्रेरित होता है और उस काम को करना शुरू कर देता है। चलेंगे आगे। पुनर्बलन की ये सूची इन्होंने बनाई थी, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्किनर ने अपने पुनर्बलन की सूची को दो तरह से बताया था, सतत पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन। इसके 4 भाग बताए थे, निश्चित अंतराल पुनर्बलन, परिवर्त्य अंतराल पुनर्बलन, निश्चित अनुपात पुनर्बलन और परिवृत्त अनुपात पुनर्बलन। यानी इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। और अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत हम क्लास में चर्चा कर चुके हैं, इसलिए इसको आगे स्किप करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे और नेक्स्ट पे आएंगे पावलोव को। पावलोव कहाँ के थे, तो रूस के निवासी थे। इन्होंने प्रयोग किस पे किया, कुत्ते पे किया। इनका प्रमुख सिद्धांत क्या था, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत कहलाया, क्लासिकल है ना कंडक्शन थ्योरी कहलाती है इनकी। अध्याय के रूप में इसमें अध्ययन इन्होंने किस पे किया, प्राणी की लार ग्रंथि पर इन्होंने पाचन का प्रभाव देखा। प्राणी यानी कुत्ते की जो लार निकलती थी उस ग्रंथि पर इन्होंने क्या करा, उसके पाचन, उसको पच गया तो भूख लगेगी तो वो अपनी लार गिराएगा आदि पर बात की इन्होंने। पुरस्कार मिला इनको 1904 में, नोबेल पुरस्कार विजेता है ये, और पुस्तक इनकी आई थी, है ना। तो इसको आप ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे पावलोव का प्रयोग है ना, उन्होंने ये पूरा प्रयोग किया था। इसमें 3 मुख्य बातें आती हैं। पावलोव के प्रयोग में कुत्ते को कुछ दिनों तक भूखा रख करके एक रस्सी से कसकर बांध दिया गया था। सिद्धांत का सारांश ये है कि अगर किसी एनएस को लगातार, यानी किसी भी व्यक्ति को लगातार यूसीएस के पहले प्रस्तुत किया जाए, यानी भूख लगने के पहले प्रस्तुत किया जाए, तो कुछ समय बाद एनएस यानी कि प्राणी पर भी वही अनुक्रिया होगी जो पहले यूसीएस यानी कि भूखे प्राणी पर होती थी। अर्थात एनएस सीएस में बदल जाएगी तथा यूसीआर सीआर हो जाएगी। अब आज का समय इतना नहीं कि मैं इन सब की व्याख्या कर सकूं, बस आपने पहले पढ़ा हुआ है इसलिए आप इसको ऐसे समझ लें, ऐसे रिवीजन कर लें। प्रयोग के 4 चरण थे, जैसे ये आपको बता दिया गया है। यहाँ पर आपको उसको देखना है, भोजन क्या है, यूएसआर था, लार टपकाना क्या था, यूसीआर था, घंटी का बजना क्या था, एनएस था, है ना, किसी प्राणी के द्वारा क्रिया करना था, अहम जानना क्या था, यूसीआर था। इस तरह से घंटी का बजना एनएस बराबर सीएस था, प्लस भोजन, यानी पूरा गणितीय सिस्टम इन्होंने समझाया। आप इसको समझ लेंगे। आगे बढ़ेंगे सिद्धांत के नामों के। इनका सिद्धांत स्किनर का शास्त्रीय अनुबंध, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत कहलाता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहलाता है, संबंध अनुक्रिया सिद्धांत कहलाता है, प्रतिवादी अनुक्रिया सिद्धांत कहलाता है और एस टाइप अनुबंध सिद्धांत कहलाता है। चलेंगे सिद्धांत के शब्द, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। एडवर्ड थार्नडाइक, थार्नडाइक वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। निवासी कहाँ के थे, अमेरिका के थे। प्रयोग किस पे किया था, बिल्ली पे किया था। उपलब्धियां क्या थी, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है। प्रमुख सिद्धांत क्या है इनके, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। प्रमुख पुस्तक क्या है इनकी, एनिमल इंटेलिजेंस और एजुकेशन साइकोलॉजी और एजुकेशन अ फर्स्ट बुक, ये इनकी पुस्तकों के नाम है। सिद्धांत का नाम क्या है इनका, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया बंद सिद्धांत, एसआर बॉन्ड कहते हैं इसको, इसी को एसआर बॉन्ड कहा जाता है ना। बंधवाद का सिद्धांत, का खारक कहते हैं, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, है ना, और संबंधवाद का सिद्धांत कहलाता है। आगे बढ़ेंगे। प्रमुख नियम इनके, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। गौण नियम 5 हैं, बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक दशा का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम और सहचरता का नियम है। थोड़ा सा समय हम आपका और लेंगे, बस कुछ अन्य सिद्धांत इनके हैं। मूर्त सिद्धांत, अमूर्त, है ना, 3 बातें इन्होंने बुद्धि के संदर्भ में बताई और सामाजिक बुद्धि बताई। मूर्त बुद्धि बताई, अमूर्त बुद्धि बताई, सामाजिक बुद्धि बताई। थार्नडाइक ने चिंतन एवं कल्पनाशीलता के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए, सूक्ष्म विचारक, स्थूल विचारक और सत्य विचारक। आगे बढ़ेंगे, है ना। एडविन गुथरी का विचार है, इसको आप देख लीजिएगा। टालमेन में भी इसी तरह से बताया है ना। ये सब काफ़ी लंबी चीज़ें हैं, इस पर कभी और समय में हम चर्चा करेंगे। हमारी स्लाइड्स काफ़ी लंबी है तो हम थोड़ी सी और बात आपको करके आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। हल ने जो चीज़ सिद्धांत दिया था क्लास में डिस्कस हो चुका है। सिद्धांत की अवस्थाएं, इसको आगे बढ़ेंगे। प्रमुख बिंदु, इसको आगे बढ़ेंगे, है ना। इन सब को हम पढ़ चुके हैं क्लास में। आगे बढ़ते हैं, ये सब बुद्धि से संबंधित थे, है ना। कुछ अन्य सिद्धांतों पर बात करते हैं। कार्ल रोजर्स ने अनुभवात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया। सीमोर पोपर्ट ने निर्माणात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया। डेविड आशुबेल ने सार्थक अधिगम के सिद्धांत को दिया। हार्ले ने अधिगमनात्मक अधिगम के सिद्धांत का जनक हैं। ब्रूनर जो है अधिगम के 3 अवस्थाएं बताते हैं। चार्ल्स जुड ने अधिगम स्थानांतरण के सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया। स्पीयरमैन ने अधिगम स्थानांतरण को के जी कारक का सिद्धांत दिया। तो ये कुछ अन्य कारक है, आप अच्छे से देख लीजिए, अन्य सिद्धांत है, इनको आप समझ लें। आगे बढ़ेंगे। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, ये काफ़ी इस पर चर्चा हो चुकी है, तो आगे बढ़ते चलेंगे। अधिगम के वक्र, इस पर हम बात कर चुके हैं। अधिगम के
मुख्य रूप से 4 वक्र होते हैं। सरल वक्र जिसमें सीखने की गति एक समान होने के कारण मनुष्य के लिए ये वक्र असंभव है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सीधी सरल रेखा के रूप में एक जैसा सीखते जाएं, कभी ऊपर नीचे ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है ना। नतोदर वक्र शुरुआत में सीखने की गति धीमी जिसमें और बाद में तेज हो जाती है, ये नतोदर वक्र होता है। उन्नतोदर वक्र शुरुआत में अधिगम तेज और बाद में धीमा होता है, इससे जो है उन्नतोदर वक्र कहते हैं। मिश्रित वक्र जिसमें कि अधिगम असमान होता है, इसे एस वक्र भी कहते हैं, इसे एस वक्र भी कहते हैं। चलेंगे आगे। और अधिगम वक्र की परिभाषाएं हैं, ये तो आपने इसको देख ले स्लाइड्स को, स्किनर की परिभाषा और गेट्स की परिभाषा। इसके बाद अधिगम के पठार। पठार क्या होता है, तो जब थकावट, निद्रा आदि के कारण अधिगम में कुछ समय के लिए अपने अधिगम को रोक देता है, तो ऐसे में उसके अधिगम का वक्र ऊपर नीचे ना होकर कुछ समय के लिए सीधी रेखा पर बन जाता है, यानी कि ऐसे ही रुक जाता है, सीधे सीधे ऐसे या यूं करके रुक जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, पठार आना कहते हैं। पठार की विशेषताएं होती हैं सामान्य व सार्वभौमिक। पठार हमेशा के लिए नहीं बनता, कुछ समय के लिए होता है। पठार रुकावट को दर्शाता है, ना कि समाप्ति को दर्शाता है। पठार अधिगम की विशेषता है, पठार अधिगम का अवरुद्ध वर्धन है। मैं भी बात कर सकता हूं कि अब आपको पठार आ रहा होगा, क्योंकि हमारी वीडियो लंबी हो गई है और हम इसमें काफ़ी स्लाइड्स तक आगे आ चुके हैं, तो इस तरह से आपको भी पठार आ सकता है। इसलिए मैं अब यहाँ पर बहुत जल्दी इसको समाप्ति की तरफ ले जा रहा हूँ। पठार की परिभाषाएं आप एक बार देख लें और पठार को आप पढ़ लीजिएगा। पठार की परिभाषाएं सब क्लास में हो चुका, अधिगम की परिभाषाएं हो चुका, ठीक है, काफ़ी कुछ इस पर हो गया। अभिप्रेरणा, इस पर हम चर्चा कर चुके, देख लें। अभिप्रेरणा के सिद्धांत आदि किसने किसने कौन कौन से दिए। हार्ले का आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत है, डगलस का मेरेगर का एक्स वाई सिद्धांत है, ब्रूम का प्रत्यात्मक सिद्धांत है, रिचर्ड सोलोमन का विरोध प्रक्रिया का सिद्धांत है, मैस्लो का पदानुक्रमित सिद्धांत है, इसको बुद्धि के संबंध में हम लोग काफ़ी पढ़ते हैं। मैक क्लीमेंट का संप्राप्ति का सिद्धांत है, हजबर्ग का द्विकारक सिद्धांत है, फ्राइड का मूल इच्छा का सिद्धांत है, एडलरफ का ERG का सिद्धांत है। अभिप्रेरणा के 3 तत्व माने गए हैं, आवश्यकता, प्रमोद और प्रोत्साहन, प्रणोद और प्रोत्साहन, ठीक है। इस तरह से ये है। शिक्षण पर काफ़ी बात हो चुकी है, शिक्षण के सूत्रों को, ये हमारी आज की लास्ट स्लाइड होगी, है ना। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ये सारी चीज़ें जिसमें कोई बच्चे को कोई चीज़ पता होती है और जो नहीं पता होती तो पहले पता की तरफ, जैसे सूर्य के बारे में बताना और फिर ले जा करके उसको सूर्य के अलग अलग चीज़ों के बारे में बताना, इसी को पूर्ण से अंश की तरफ भी कहते हैं और ज्ञात से अज्ञात की ओर कहते हैं। सरल से कठिन, ज़्यादातर शिक्षण कार्य सरल से कठिन की तरफ कराया जाता है। पहले सरल सरल चीज़ें बताई जाती हैं, फिर कठिन बताई जाती हैं। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर पहले चीज़ें दिखा दी, फिर जो नहीं पता गणित आदि में इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। चलेंगे आगे। विशिष्ट से सामान्य की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, अनुभव से युक्ति की ओर और प्रकृति का अनुसरण करने की ओर। तो इस तरह से शिक्षण के स्तर है। अब ये काफ़ी कुछ हो जाएगा, हम पीछे लौटेंगे और यहीं पर रोक देंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने काफ़ी कोशिश की कि आपको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज कर सकें। हम सब जानते हैं कि हर कार्य को करने का एक नियम आदि होता है, इसलिए अब ऐसी किसी भी स्थिति में हम ऐसा नहीं कर सकते कि पूरी पुस्तक को एक ही साथ सारा रिवाइज कर दें। फिर भी मैंने अपना एक प्रयास किया, काफ़ी कुछ आपको रिवाइज कराया है। उम्मीद है, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपका काफ़ी कुछ इसमें महत्वपूर्ण बिंदु आपको मिले होंगे जो आपको एग्ज़ाम में मदद करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप अपना पेपर बहुत ध्यानपूर्वक और अच्छे से करेंगे, इसके साथ ही हम आपसे इस वीडियो में विदा लेते हैं और फिर इसके बाद एक नई वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस ज्ञान सागर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।